चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, माय नेम इज़ सैयद बुरहान हसन एंड आई विल बी अ फैसिलिटेटर एट KNS फॉर कंपनी लॉ अलॉन्ग विद सर नोमान एंड सर हसन। अच्छा जी, कंपनी लॉ जिस तरह आप लोगों को पता है, देखिए ये पेपर का ना सबसे ज़्यादा इसमें डिलेमा था कि सबसे पहले तो स्कीम चेंज हो रही है, ये कब से एप्लीकेबल होगी। पहले कहा 2021 से होगी, फिर 2022 था, फिर ये हुआ कि ऑटम 2022 से होगी या स्प्रिंग से होगी। सबसे पहले आप लोग जो है इस पूरे फेज से गुजरे। अच्छा, ये थोड़ा सा ना टॉर्चर टाइप का हो जाता है फिर आपके लिए मेंटली कि होगा क्या आगे जाके, मतलब ये कब एप्लीकेबल होगी, नंबर 1। नंबर 2 कोर्स क्या होगा। नंबर 3 के इसमें जो है ये इसका जो आउटलाइन है वो किस तरह की होगी। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद भी ना, देखिए थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है कि आप लोग जो है ये ट्रांजिशन स्कीम, अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं 2014 जो आप लोग इस स्कीम में पढ़ रहे थे, इस ट्रांजिशन का मैं पार्ट था। सही है, मैंने 2 ट्रांजिशन अपने टाइम पे देखी हैं, एक 2014 में देखी, एक 2018 में देखी। ये जो ट्रांजिशन जो आप लोग इससे पहले जो स्कीम में पढ़ रहे थे वो एजुकेशन स्कीम 2014 थी। इसमें क्या चेंज आया था, मेजर चेंज, जिसका मैं भी पार्ट था। एक पेपर था हमारा BC BS, ये मैंने पहले भी बताया था। ये पेपर स्प्लिट हो गया इनटू 2 पेपर, BC और ये चला गया BS। ये चला गया आपका AFC में, ये चला गया आपका TEF में। लास्ट अटेम्प्ट ही निकालना है, वरना क्या होगा, पेपर 1 का 2 हो जाएगा। वेरे CA फाइनल में ये हुआ कि स्टक बहुत अच्छा, जब आपकी ट्रांजिशन आती है ना तो आप 2 तरह से हिट हो जाते हैं। कभी कभार होता है पेपर स्प्लिट हो जाते हैं आपके, जैसे आप लोगों का ये वाला केस हो गया अभी, जैसे B लॉ था, B लॉ चला गया C लॉ में, और एक और चला गया इसका पार्ट B लॉ में। सही है, या तो आप इस तरह हिट होते हैं, नंबर 1 तरीका। नंबर 2 क्या होता है कि आपके कोर्स में बहुत मेजर चेंजेस आती हैं, जैसे हमारे टाइम पे आई थी CFAB में, कंपनी लॉ में मेजर चेंजेस आ गई, तकरीबन 25 to 30% कोर्स ऐड हुआ। और ये CA फाइनल का कोर्स है, जो आप लोग जो अभी पढ़ते हैं पूरा कंपनी लॉ अगर मिला लें तो ये मेरे ख्याल से 10 to 15% है पूरा CA फाइनल का। समझे, जितना आपका कोर्स है इससे डबल तकरीबन ऐड हो गया था। तो अच्छा, यहाँ मेरा पेपर जाके रुक गया था तो मैंने ये जो है सफ़र किया, यहाँ मेरा पेपर निकल गया था तो मैंने इसको सफ़र नहीं करना पड़ा। अच्छा देखिए, मैं एक अच्छी बात आप लोगों को बताऊं जो मैंने वीडियो में भी शेयर की थी, वो क्या, वैसे होना क्या चाहिए, ये 100 का था पेपर, सही है, ये पेपर 100 का था, अब ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो कोर्स डबल हो जाना चाहिए ना डबल, तो भाई कोर्स डबल हो जाए। लेकिन हुआ क्या, देखिए अच्छी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कोर्स डबल नहीं हुआ। ये कोर्स जो है, अगर इनकी कोर्स वेटेज देखी जाए तो इनकी वेटेज जो है वो सेम है, 100% पे ही जाके खड़ी हुई। ये एक बहुत अच्छी चीज़ ICAP ने करी है। मैं अगर आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी चीज़ ICAP ने करी है, जो कि ये टेम्परेरी है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें ऐड करी है ना, ये बिल्कुल बेसिक ऐड करी हैं। सही है, सिर्फ डेफिनेशन ऐड कर दी हैं। इसमें जो चीज़ें ऐड करी हैं, सॉरी इसमें जो चीज़ें ऐड करी है बहुत बेसिक ऐड करी है। इसमें जो चीज़ें ऐड करी है 1-2 चैप्टर ऐड करें। अगर मैं दोनों को नेट करूं, किस तरह, ये मैं कह रहा हूं कि दोनों 100 दोबारा है। इसमें कितना इंक्रीज है, इसमें इंक्रीज है 10 से 15% का इसके अंदर इंक्रीज है। वो अभी इंक्रीज देखते भी हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज है तकरीबन 10 to 12%। किस तरह इसमें डिक्रीज है, इसमें आपका एजेंसी निकाल दिया, सही है, इसमें आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी निकाल दिया। ये बड़े टॉपिक हैं, आप लोगों ने सबने पढ़े, आप लोगों को पता है, सही है। इसमें आप लोगों को उसने बेलमेंट एंड प्लेज निकाल दिया। तो उसने नेट ना कोई इंक्रीज खास नहीं किया है। इसमें क्या ऐड किया मेजर, वो तो हम अभी देख लेते हैं। तो अगर इसको नेट देखें हम, तो इसमें नेट इंक्रीज नहीं हुआ। ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशआइन बात है। खुशआइन बात क्यों है, क्योंकि देखिए ये टेम्परेरी है। अभी टेम्परेरी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही इसके अंदर ना जो एडिशंस करी है ना, सिर्फ डेफिनेशंस की करी है, सिर्फ डेफिनेशंस की इसके अंदर एडिशंस हुई हैं, कोई इसके अंदर मेजर एडिशन नहीं है। इसके अंदर एडिशन हुई है, इसके अंदर डिलीशन ज़्यादा है, 10 to 12% नेट इसके अंदर डिलीशन है, वैराज इसके अंदर जो है आपका एडिशन है। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रा पूछ लूँ बच्चों से हमारे, कि आप लोगों ने सबने पेपर दिया हुआ है, अभी रिसेंट में दिया हुआ है, आपने नहीं दिया हुआ अभी तक, बाकी आप सबने दिया हुआ है। रिसेंट में नहीं दिया, इससे पहले दिया हुआ है, मतलब इसी स्कीम का पार्ट थे, यही पेपर आप लोगों ने दिया है, सही है। तो आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी कि आज से 2 अटेम्प्ट पहले अगर किसी ने पेपर दिया हो तो उसमें 2 टॉपिक्स आपके ऐड थे जो इन्होंने निकाले,
सबसे पहला था आपका ऑडिट, हर अटेम्प्ट का 10 मार्क का सवाल था, निकाल दिया इन लोगों ने। 2 अटेम्प्ट पहले इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। एक और टॉपिक था मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस। मॉर्टगेजेस 1 ऑफ आता था, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में एक दफा आ गया, 5 मार्क्स की इसकी वेटेज थी। ऐसे ही है, सही है। अब आए हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कोर्स की। ये आप लोगों को हैंड आउट भी शेयर हुआ होगा जो बच्चे ऑनलाइन है, कि हमारा कोर्स में एडिशन और डिलीशन क्या हुआ है। कंपनी लॉ में तो एडिशन ही है, लेकिन जो बिजनेस लॉ में डिलीशन है, लेकिन हम अगर कंपनी लॉ की सिर्फ बात करें तो सिर्फ एडिशन ही है। अरे आप लोगों ने भी, जो ऑनलाइन बच्चे हमारे, उन्होंने हैंड आउट निकाल लिया ये वाला कोर्स कंपैरिजन वाला। जो ऑनलाइन हमारे बच्चे हैं उन्होंने कोर्स कंपैरिजन वाला निकाल लिया। चलें, वेरी गुड। अच्छा देखिए, अगर हम इसमें देखें, एक मिनट में तो बोर्ड भी रब कर लूं। अच्छा, मेजर जो चेंजेस आई हैं ना, जो एडिशन जिसे कहेंगे, वो आपका कंपनी लॉ में है। कंपनी लॉ में इन्होंने डिलीट कुछ भी नहीं किया। कंपनी लॉ में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एडिशंस करी हैं। कंपनी लॉ में इन्होंने डिलीशंस नहीं करी हैं। लेकिन एडिशंस, ऐसी कोई एडिशंस नहीं है जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत है। मैं वो अभी बता भी देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अगर मैं 2 अटेम्प्ट पहले वाले कंपनी लॉ के पेपर में जाऊँ, जितना उस वक्त कंपनी लॉ का सेक्शन था उतना ही आज है। ऑडिट की जगह इन्होंने क्या लिया है, वाइंडिंग अप लिया है। आइए एक एक करके बोल के देख लेते हैं। अगर मैं चैप्टर वाइज चलूँ, मेरी जो किताब है वो इस सीक्वेंस में बनी हुई है। ये ICAP की 2 अटेम्प्ट पहले जो उन्होंने सही टेक्स्ट निकाली थी, उसकी सीक्वेंस ये थी, सही है। कंपनी का चैप्टर, कंपनी के चैप्टर में क्या क्या है जी? कंपनी के चैप्टर में कंपनी की डेफिनेशंस हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, इस तरह की चीज़ें। और वो सेक्शन 42 वाली कंपनी, याद आ रहा है सबको? सेक्शन 42 वाली कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सही है। इस चैप्टर में इन्होंने सिर्फ 2 छोटी छोटी सी डेफिनेशंस ऐड करी हैं, आधा पेज भी नहीं है, सही है। एक आपके ऐड करिए पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होता है, एक ऐड किया होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन। ये नेम क्लॉजेज याद आ रहा है, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ऑल्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, याद आ रहा है सबको, सही है। तो इसमें इन्होंने सिर्फ 3 सेक्शन ऐड करे हैं। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये फाइनल में पहले मौजूद थे, इसमें नहीं थे। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब आप किसी को जो नोटिस देंगे वो कब तस्वुर किया जाएगा कि उसको रिसीव हो गया, और अगर मल्टीपल ऑफिसेज हैं तो कहाँ पे देने हैं, सही है। ब्रांच ऑफिस है तो कहाँ पे देना है, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर बताई जा रही हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इसके अंदर आया वो है मॉर्टगेजेस। मॉर्टगेजेस इन्होंने दोबारा ऐड कर दिया है। वैसे मेरे हिसाब से ना, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ना कोर्स जितने जल्दी इसको निकालने अच्छा है, क्योंकि इसमें मजीद चेंजेस आनी है एक आधा टाइम में, मैं बिलीव करता हूँ। क्यों? ऑडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इन्होंने ऑडिट इसके अंदर नहीं रखा। क्यों ऑडिट इंपॉर्टेंट है? आप लोग अभी कहाँ जाएंगे इसके बाद? इसके बाद आप लोग जाएंगे अपनी CA फॉर्म, आर्टिकल्स क्या लें, CA फॉर्म तो नहीं, अब तो खैर ऑप्शन भी है आप लोगों के पास। आप लोग कहाँ जाएंगे? आर्टिकल्स में। जब आपको ऑडिट के सेक्शंस ही नहीं पता, आपको नहीं पता कि ऑडिट रिपोर्ट किस तरह है, फॉर्म 35 किस तरह होता है, तो फिर आप लोग जा रहे हैं वहाँ, बिल्कुल ये चीज़ नहीं हो जाएगी ना। फिर कंपनी लॉ पता नहीं कब पढ़े आप, एक सेकंड में सवाल लेता हूँ, कंपनी लॉ पता नहीं आप कब पढ़े, सही है। हो सकता है कोई शुरू, सॉरी C-FAB का जो लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ, वो हो सकता है आप शुरू में पढ़े, कोई हो सकता है कोई बाद में पढ़े। तो ये सेक्शन मेरे हिसाब से, ये जो शुरू की 1-2 अटेम्प्ट है, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस लॉ ऑल्सो एंड कंपनी लॉ ऑल्सो, बिकॉज आई एक्सपेक्ट दिस कोर्स टू बी इंक्रीज विद इन 2 to 3 अटेम्प्ट्स। आपका कोई सवाल था? नहीं, कैप 8 ऑडिट, वो तो ऑडिट करना सिखाता है। यहाँ प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट है, कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, सही है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसके पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, शेयर्स हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो तो ऑडिट करना सिखाता है। ये कंप्लाइंस है। देखिए, लॉ हमेशा आपको कंप्लाइंस सिखाता है, लॉ हमेशा आपको कंप्लाइंस, वो तो आप ऑडिट करना सीख रहे हैं। वो जो ऑडिट है वो ऑडिट, ये ऑडिट नहीं है, वो तो आप ऑडिट करना सीखेंगे उसके अंदर, कि ऑडिट किस तरह से करते हैं, स्टार्ट किस तरह करते हैं, उसको एंड किस तरह करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट तक वो आपको लेके जाता है। जो 700 की सीरीज़ है, 700 की सीरीज़ आप लोगों की पूरी जो है रिपोर्टिंग की है, वो शुरू 200 से करता है, लेके 700 तक जाता है, पूरा आपको ट्रेल बताता है, वो एक अलग है। लेकिन यहाँ जो है आपका, ये जो है आपका रिलेटेड टू ऑडिटर्स प्रोविजंस हैं, कि कंप्लायंस रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें मॉर्टगेज, बल्कि मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस पे थे हम, ये पूरा चैप्टर इन्होंने इंक्रीज किया है। ये एक मिड साइज चैप्टर है, ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, पहले भी था ये तक। अगर मैं अपनी बुक के हिसाब से देखूँ, मैं आज सुबह देख के आ रहा था, ये कोई 4 पेजेस का चैप्टर है।
और आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है ये इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है, और उसको फंसाने का भी एक होता है ना मार्जिन होता है फंसाने का। जैसे वो कहाँ फंसा सकता है, मीटिंग में फंसाता है वो, सही, वो आपको इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड में फंसाता है, आप लोगों को मैनेजमेंट में फंसाता है, इनकॉर्पोरेशन में फंसाता है। हर चैप्टर में वो फंसा नहीं सकता आपको, हर टॉपिक में आपको फंसा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास भी हर जगह इतना रूम नहीं होता कि वो आपसे खेल सके। अकाउंट्स में आप मुझे पिछले 10 सालों में कोई मुश्किल सवाल दिखा दें, कभी भी आपको कोई मुश्किल सवाल नहीं दिखेगा अकाउंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका मार्जिन ही नहीं है। क्या जितने सेक्शन उसके पास आए में, जितने सेक्शंस के अंदर वो खेल रहा है, उसके पास उसके इतना मार्जिन नहीं है। तो सबसे पहला मेजर इंक्रीज अगर आप नोट करेंगे तो ये आपका पूरा चैप्टर आपका इंक्रीज हुआ है मॉर्गेजेस एंड चार्जेस में। बिल्कुल पूरा सेपरेट चैप्टर ऐड हुआ है इसके अंदर, ईमान, पूरा सेपरेट चैप्टर इसके अंदर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस में ऐड हुआ है। तकरीबन अगर मैं अपने नोट्स के हिसाब से देखूं तो ये 4 से 5 पेजेस है, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा ये नहीं है। अगेन इसका ये होता क्या, चार्ज किस तरह क्रिएट करते हैं। चार्ज क्या भाई, मैंने, आप बैंक हैं, सही है, मैं कंपनी हूँ, मैं आपके पास आया, मैं कहा मुझे पैसे दे दें, सही है, आपने कहा सही है पैसे तो दे दूंगा, तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? मैं बोलूँगा देखो यार मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये तुम चार्ज कर लो, चार्ज इसमें अपना रजिस्टर कर लो, मॉर्गेज करा लो, वो प्रॉपर्टी सॉर्ट ऑफ गिरवी रहेगी उसके पास। अगर मैं कल को डिफॉल्ट कर गया तो वो मेरी प्रॉपर्टी से रिकवर करेगा। अभी आप लोगों ने पता नहीं शायद किसी ने सुना हो नहीं सुना हो, बड़ा मशहूर ज़माना केस चल रहा है हैस्कॉल, किसी की नॉलेज में है? जो हैस्कॉल ने डिफॉल्ट किया, चलिए जाके पढ़िएगा, जाके पढ़िएगा। अब हैस्कॉल ने डिफॉल्ट किया है कोई कितने, मगर 78 बिलियन, सारे बैंकों से लेके वो फरार हो गया, सही है। सेनेट तक बात गई थी ये कि भाई सेनेट ने नहीं बोला इस पर इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, सही है। तो ये 78 बिलियन है, वो किस तरह बैंक रिकवर करेगा? उनके जो एसेट्स मॉर्गेज थे, जो उनकी गाड़ियां थी, जो उनकी फैक्ट्री थी, जो उनके लैंड थे, जो उनके पंप्स हैं, वो सब वो इस तरह से जो उनकी अपनी ओन्ड प्रॉपर्टीज हैं, जो मॉर्गेज थी, जो गिरवी रखवाई हुई थी, वो सारा रिकवर करेगा। सिंपल सी बात है, बैंक लीजिंग, अगर आप बैंक लीजिंग के लिए जाएं गाड़ी लेने, सही, आप बोले मुझे गाड़ी चाहिए, वो बोलेगा सही है पैसे दे देता हूँ, लेकिन बोला गाड़ी मेरे नाम पे होगी, गाड़ी कभी भी आपको आपके नाम पे नहीं करने देगा अनटिल एंड अनलेस वो लीज टर्म पूरी हो जाए। लीज में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वो जब तक लीज टर्म पूरी नहीं हो जाए वो आपको अपने नाम नहीं करने देगा। मॉर्गेज में हम यही सीखेंगे कि मॉर्गेज होता क्या है, किस तरह से क्रिएट होता है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स और ये सारी चीजें इसकी, और किस तरह ये खत्म होता है, ये सारी चीजें हम मॉर्गेज में सीखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, शेयर कैपिटल टाइप्स एंड वेरिएशन, ये टाइप्स ऑफ शेयर्स इसके अंदर आएगा, इसके अंदर प्रोस्पेक्टस क्या आएंगे, ये इसके अंदर जो है कोई भी चेंज नहीं है, जैसे पहले था वैसे। अभी ये इतना एग्जामिनेबल भी नहीं होता, 3-4 टाइम में एक कोई सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया। प्रोस्पेक्टस एग्जामिनेबल होता है, लेकिन शेयर कैपिटल टाइप्स एंड वेरिएशन बहुत कम एग्जामिनेबल होता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इसका बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का। इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड से अक्सर कुछ या तो डिविडेंड से पूछ लेते हैं या इन्वेस्टमेंट से पूछ लेता है। अच्छा, इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है डिविडेंड से रिलेटेड। देखिए आप देखिए, एक चीज होती है, मैं आप लोगों को बताऊं, एक होता है लॉ, एक होता है रेगुलेशन जो इसी लॉ को सपोर्ट करती है, सही है। एक होता है रूल्स जो भी लॉ को सपोर्ट करते हैं, एक होता है आपका एसआरओ, ये पार्लियामेंट बनाता है। ये इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम में हम लोग बिजनेस लॉ में सीखेंगे, ये आपका पार्लियामेंट बनाता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन पता होनी चाहिए, कल को कोई पूछ ले लॉ, रेगुलेशन, रूल, इसमें क्या फ़र्क है। ये आप में इसमें अगर आपने कॉमा फुल स्टॉप का भी चेंज करना है ना, आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, सही है। जो इदारा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कंपनी लॉ कौन बनाता है, एससीसीपी बनाता है। एससीसीपी अगर कोई चेंज करना चाह रहा है तो ये जाएगा पार्लियामेंट में, जाएगा, प्रपोज करेगा चेंजेस, पार्लियामेंट करेगी तो फिर ये अप्रूव हो जाएगा, चेंजेस इसके एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन कुछ डेलीगेटेड पावर्स भी होती हैं। डेलीगेटेड पावर्स किस तरह होती है भाई, अगर बार बार पार्लियामेंट को मजाक तो नहीं है ना, क्या भी होगा, आपने पर्चा दिया, उन्होंने चेंज करके दे दिया, तो पार्लियामेंट जो है आपके फेडरल गवर्नमेंट जो है आपको डेलीगेटेड पावर्स देती है टू मेक चेंजेस या टू सपोर्ट द लॉ या टू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ थ्रू रेगुलेशंस, रूल्स, एसआरओ, सर्कुलर्स भी कह लें आप, ये इसको सपोर्ट करता है। अब डिविडेंड के रिलेटेड जो चीज़ें लिखनी थी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी, वो यहाँ कर दी। अब जो है चीज़ें जो हैं एक्सटेंड हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सही। अब वो किस तरह बढ़ाएंगे, वो बढ़ाते हैं रेगुलेशन के थ्रू। ये एससीसीपी डायरेक्ट इदारा ये खुद कर लेता है, रूल्स भी बनाता है, एसआरओ भी बनाता है, सर्कुलर भी बनाता है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे वहाँ पे लिखा हुआ डिविडेंड जो पे करना है आपने, नहीं करेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होगा, याद आ रहा है कुछ। अब कितने दिन में पे करना है वो कहाँ लिखा हुआ है, वो रेगुलेशन में आपके लिखा हुआ है।
लिस्टेड कंपनी हो तो कितने दिन में करना है, अनलिस्टेड हो तो कितने दिन में करना है, वो कहाँ लिखा हुआ है, आपके रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। इसी तरह रूल्स वगैरह ये सारे आप लोगों के कोर्स में नहीं है, बस ये फाइनल में जाएंगे तो फिर तो सब कुछ ही कोर्स में है। रूल्स भी कोर्स में, सेलेक्टेड एसआर होते हैं, सेलेक्टेड सर्कुलर हैं, ये वो टाइम टू टाइम जो है ये देता रहता है। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा इसमें जो है बस यही एक दो चेंजेस हैं, ये तकरीबन कोई अगर मैं इसको वैसे कहूँ, जैसे मैंने पेज वाइज बताया, एक पेज का चेंज है इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड के अंदर, वन पेज का एक पेज सिर्फ इसके अंदर ऐड हुआ है, एक पेज तकरीबन आपको याद करना होगा। नो मेजर चेंज, इनसिग्निफिकेंट चेंज, इनसिग्निफिकेंट एंड ईजी। अभी तक हमने मेजर चेंज एक ही पढ़ा, मॉर्गेज एंड चार्जेस में। इसके बाद आते हैं आपका मैनेजमेंट का चैप्टर। अगेन जिन्होंने लॉ पहले दिया था उनको याद होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन भी था, याद है आपको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन भी था, उन्होंने वो दोबारा से डाल दिया। अच्छा, उससे रिलेटेड एक रेगुलेशन 4 है, वो भी इन्होंने डाल दी है, 4 का 1 and 2, अगेन 1.5 to 2 पेजेस, नो मेजर चेंज। और आप लोगों को ये सबको पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कोर्स के हिसाब से भी दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर, सबको पता है मैनेजमेंट का चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके बाद आपका इनकॉर्पोरेशन है, फिर मीटिंग है, ये 3 चैप्टर आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। और पहले जो है इसकी कंपनी लॉ में अगर 50 नंबर का आता था तो 50 में 25-30 तो यही थे। अच्छा, इसके बाद आपका मीटिंग्स आया, मीटिंग में भी नो सिग्निफिकेंट चेंज, सिर्फ एक सेक्शन ऐड हुआ है, पावर टू क्लोज रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर क्लोज आप लोगों को पता है कि मीटिंग होती है, सही है, जब जनरल मीटिंग होती है तो उसमें बात हुई थी कि रजिस्टर क्लोज होता है। रजिस्टर क्लोज क्यों होता है जी, जस्ट एक मिनट की बात कर देते हैं, एंटाइटलमेंट पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिविडेंड देना है, सही है, तो हमने जो है किसको देना है, आपको दे, सारे मेंबर ने, आपको दे, इनको दे, इनको दे, किसको दे, ये कैसे पता चलेगा भाई? एक कट ऑफ डेट डिसाइड होती है, एक कट ऑफ डेट डिसाइड होती है, वो कट ऑफ डेट किस चीज के लिए डिसाइड होती है, ताकि एंटाइटलमेंट पता चल सके कि ऐसा तो नहीं कि आप शेयर होल्डर ही नहीं थे उस डेट पे, क्या आप थे या नहीं थे। ये चीज जो है कट ऑफ डेट, ये कब से कब आप क्लोज कर सकते हैं, मिनिमम कितने दिन होने चाहिए, मिनिमम 7 डेज होता है इसका, और मैक्सिमम जो है वो आई थिंक 30 या 45 है मेरे ख्याल से, 45 डेज तक आप रजिस्टर इन होल ईयर क्लोज कर सकते हैं। एक सेक्शन है, आधी और कुछ भी नहीं, 4-5 लाइनों का एक सेक्शन है, कोई इन सिग्निफिकेंट चेंज। अभी तक हमने कौन सा सिग्निफिकेंट चेंज पढ़ा है? मॉर्गेज एंड चार्जेस में सिर्फ यही एक सिग्निफिकेंट चेंज है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग अकाउंट्स में जो है सिर्फ 2 सेक्शंस ऐड करें इन्होंने, एक रिलेटेड पार्टी का सेक्शन ऐड करा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आप लोगों को सबको पता होगा रिलेटेड पार्टी क्या होती है, सही है, IFRS में पढ़ा है ना, पढ़ा है रिलेटेड पार्टी? अभी तक नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ा है रिलेटेड पार्टी क्या होती है? ऑडिट में पढ़ा है ना, आइडिया है। अच्छा देखिए, एक बात ना, ग्रुप होता है, बाबा एक ग्रुप होता है, मल्टीपल कंपनीज हैं या मल्टीपल डायरेक्टर, क्रॉस डायरेक्टरशिप है। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक कंपनी, ये भी कंपनी, आपका डायरेक्टर यहाँ बैठा है, इनका डायरेक्टर यहाँ बैठा है, तो ये आपस में रिलेटेड पार्टी है। आपकी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, मैं एक मजे की बात बताऊँ आपको, हमारा जो है कोई अपना IFRS नहीं है, हमारे लॉ ने, कंपनी लॉ ने एज इट इज IFRS को अडॉप्ट किया, सही है, और हमने IAS को भी अडॉप्ट किया। हमारा कोई नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं है। आपने ऑडिट पढ़ा होगा तो जिक्र आया होगा, अगर आपका कोई नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है तो वो अप्लाई होगा, कोई कन्फ्लिक्ट हो तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो हमने हमारा ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लॉ ने एज इट इज IFRS को अडॉप्ट किया, सही है, और जो है एज इट इज IAS को अडॉप्ट किया। जो रिलेटेड पार्टी वहाँ कह रहा है वो वही रिलेटेड पार्टी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ भी कंसिडर की जाएगी। अगेन इनसिग्निफिकेंट चेंज। और एक एनुअल अकाउंट से रिलेटेड एक इन्होंने जो है एक सेक्शन ऐड किया है एनुअल अकाउंट से। अच्छा, अब अगेन सेकंड सिग्निफिकेंट चेंज, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो समझ में आ रही है चीजें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ICAP की बुक मैंने अभी तक रिव्यू नहीं करी है बेटा, लेकिन अगेन देखिए कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। देखिए मैं बुक के बारे में, बल्कि मैं पहले वाइंडिंग अप डिस्कस कर लूँ, फिर मैं बुक और नोट्स के बारे में एक बात बताता हूँ कि टीचर्स क्यों बुक्स बनाते हैं। देखिए सेकंड सिग्निफिकेंट चेंज इज वाइंडिंग अप। सिग्निफिकेंट चेंज, एक बड़ा चैप्टर वाइंडिंग अप जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका तकरीबन कोई 20% भी नहीं इन्होंने ऐड किए, तकरीबन कोई 40-50 पेजेस का टॉपिक है जो आप लोगों का CFAP में आएगा। आउट ऑफ उसमें से इन्होंने वाइंडिंग अप 3 तरह से होती है, वॉलंटरी होती है, क्रेडिटर होती है और थ्रू
कोट होती है। इन्होंने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर से बेसिक्स आप लोगों के लिए ऐड करी हैं। तो ये कोई, अगर इसको मैं कंपनी लॉ में देखूं, उसको तो कोई 8 to 10 पेजेस का एक चैप्टर है, हैंड आउट है। ये अगर मैं देखूं तो 4 से 5 पे 4 ही है मेरे ख्याल, सुबह में देख के आया हूँ। चलिए फिर भी एहतियातन 5 कर लेते हैं। 4 से 5 पेजेस और ये 8 से 10 पेजेस। तो टोटल अगर मैं पूरे लॉ को देखूं, पूरे लॉ को अगर मैं समराइज करूं, अगर ये एक पेज है, यहाँ से यहाँ लिखा हुआ एक पेज है, जरा बीच में हेडिंग्स भी होती हैं, स्पेस भी होती है, तकरीबन आप देखें तो 20 पेजेस का इसके अंदर एडिशन है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपका जो है कंपनी लॉ के अंदर 20 पेजेस का एडिशन है। दैट्स इट। कोई ऐसा मेजर एडिशन नहीं आया। अगर इसके सवालात भी अभी मौजूद नहीं है, कैफ लेवल पे इंशाल्लाह हम CFAP से इसको करेंगे। और ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर कोई इसने टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी अभी। तो ये देखें, जो भी चीज़ ICAP की हिस्ट्री रही है, ICAP की हिस्ट्री रही है, जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ना, वो लाइट लेवल पे पूछता है। स्टार्टिंग में एक आध अटैम्प्ट लाइट पूछेगा लाते, ये हर अटैम्प्ट का सवाल होगा। ये आपका हर अटैम्प्ट का 10 नंबर का सवाल होगा माइंडिंग अप का। बिल्कुल ही हल्का पूछेगा इस अटैम्प्ट में, अगले अटैम्प्ट में कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं कराएगा कि किस तरह होती है, सिंपल इसको रखेगा। तो अगर मैं उस पेपर की बात करूं, अगर मैं पहले कंपनी लॉ जो आपका 50 नंबर का था वो 100 का हो गया। हम बिजनेस लॉ की बात नहीं करते, वो हमारा एरिया भी नहीं है। आपका 50 नंबर का पेपर 100 का हो गया, लेकिन जो आपकी जो कोर्स की वेटेज है वो सिर्फ 20% और 15% आपकी बढ़ी है। कोई सिग्निफिकेंट चेंज इसके अंदर नहीं, और कोई ऐसा चेंज नहीं है कि जिससे आप कहें कि यार परेशान हो, या जो आपके लिए मुश्किलात क्रिएट करे, या जिसको याद करना मुश्किल हो। सही है, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं। मॉर्गेज चार्जेस सिंपल है, ईजी टू लर्न है। जिस तरह अकाउंट्स का चैप्टर थोड़ा मुश्किल होता है याद करना, अग्री करते हैं? अकाउंट का चैप्टर, डेट, ये सारी चीज़ें, अकाउंट का चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही है, मीटिंग्स मैनेजमेंट, ये बड़े बड़े चैप्टर, लेकिन याद करना थोड़ा आसान है इनको। सही है, कुछ चैप्टर्स मुश्किल होते हैं जहाँ डेज ज़्यादा आ जाएं, या जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो विद इन ये सारी चीज़ें में ना थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है। लेकिन माइंडिंग अप और ये चीज़ों में आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी। नहीं, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट को मिला के 2 सेक्शंस ऐड हुए। ईमान, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जो 2 सेक्शंस ऐड हुए हैं वो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ही हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किताब पे। अच्छा, बल्कि आप लोगों को सवाल, कोई सवाल, आप ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को भी कोई सवाल है तो पूछें। आप लोग भी, जो अब तक हमने डिस्कस किया सिलेबस से रिलेटेड, कोई सवाल? जी बिल्कुल, मैं तो इंकरेज करूंगा। मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी अभी 3 दिन पहले कि अगर आपके 3 पेपर या 4 पेपर रहते हैं, यू शुड गो फॉर बोथ पेपर्स। क्योंकि सिग्निफिकेंट इंक्रीज ही नहीं है ना, ऐसा कोई इंक्रीज ही नहीं है। मतलब आप 200 नंबर दे रहे हैं और आपका कोर्स सिर्फ अगर बराबर ही है। देखिए, एजेंसी आप लोगों ने सबने पढ़ा है, एजेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक था, पूरा एजेंसी गायब कर दिया। इंडेमनिटी एंड गारंटी बहुत बड़ा टॉपिक था, पूरा गायब कर दिया। पेलमेंट एंड प्लेज में सिर्फ बेलमेंट रह गया था, पहले तो गायब कर चुके थे प्लेज, वो थोड़ा बहुत जो बेलमेंट था वो भी गायब कर दिया। और भी छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट और डिलीशंस भी हैं, एक 2 सेक्शंस के। अच्छा, दूसरी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम और कम कर दिया। जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को खलता था, जो सबसे ज़्यादा क्या खलता था, कॉन्स्टिट्यूशन वाले आर्टिकल्स याद करना, याद ही नहीं होते थे। मैं तो कहता था छोड़ दो, रीड कर लो, 5 नंबर के लिए 95 को मत खराब करो। मैं तो मना करता था बच्चों को, सिर्फ रीड करके चले जाओ। देखो, मैं कहा 12 है वो, अगर ICAP का कोई बहुत ही, जैसे कहते हैं सॉरी लेकिन जलील एग्जामिनर होगा ना, तो वो पॉइंट करके पूछेगा कि ये वाला बता दो, अगर उसको तंग करने का मूड हो। लेकिन अगर वो अच्छा एक सेंसिबल एग्जामिनर होगा, वो बोलेगा NE2 बता दो। वो तो शायद 2 टाइम पहले यही किया था कि उसने एक भी पिन पॉइंट किया, उसने कहा वही वाला बताओ। तो ये तो बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती है। एक पैसे पता है कॉन्स्टिट्यूशन इतने मुश्किल कॉम्प्लेक्स वर्डिंग है उसकी, उसको बच्चा याद करके जा रहा है, 2-4 याद करता है, आप फिर पूछते हो अपनी मर्जी का। वो तो अगर तंग करने वाला एक क्वेश्चन था, या ICAP एग्जामिनर अक्सर करता है, तंग करने वाले क्वेश्चन उसको ना आदत है। अब तो फिर भी कम कर दिया, पेपर अब बहुत अच्छा बनता है। पिछले 3-4 सालों में पहले इस तरह का बहुत बनता था कि जो सवाल कभी नहीं कराया, किसी टीचर ने नहीं कराया, उसको पता होता था ये टीचर नहीं कराते, वो उससे 15 नंबर लाजमी पूछता था। ये उसकी आदत थी। अब तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे जो पेपर सेट जो होता है बहुत अच्छी तरीके से होता है, मैक्सिमम कवरेज की जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि यार वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। आप देखें कितना डिक्रीज हुआ है बिजनेस लॉ में। और पहली बार एक और जो प्लस पॉइंट है, दोनों का पेपर अलग अलग दिन है, सेम डे पेपर भी नहीं है।
एक होता है ना, चलो सेम डे पेपर हो रहा है, टेंशन है कि यार एक दिन में 200 नंबर कैसे करेंगे, सेम डे पेपर भी नहीं है। ट्यूसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे है शायद, सैटरडे टैक्स है, अच्छा अच्छा, ट्यूसडे और फ्राइडे बहुत अच्छा है, 3 दिन का बीच में गैप है। और कोई सवाल आप लोगों का? एम लॉ में यार एडिशन बहुत इनसिग्निफिकेंट सा हुआ है, सिर्फ डेफिनेशंस हुई हैं, सिर्फ डेफिनेशंस हुई हैं। जैसे जो है मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उसका, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ऐसा कि सिर्फ डेफिनेशंस ऐड की हैं 7-8 जो उसमें ना। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ रट्टा है, उसमें कुछ समझने की कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई बोल रहा ना कि यार हम सेशन रखेंगे जिसमें मर्केंटाइल लॉ के चेंजेस बताएंगे, तो आई डाउट कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है। हाँ कुछ यहाँ अगर होता है, यहाँ फिर भी कुछ समझने का है एडिशन, वहाँ एडिशन में कुछ समझने का नहीं है। वहाँ 10 से 15% कोर्स खत्म हुआ, और वो खत्म हुआ जो आप लोगों का सर का दर्द था। एजेंसी मुश्किल, इंडेमनिटी एंड गारंटी मुश्किल, वो सब खत्म कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन मुश्किल, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम को 5 नंबर दिए और कम कर दिया जी। सर अगर इतना सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया है कोर्स के अंदर, जो पेपर में 50 मार्क्स का लेता था 100 कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा आगे। ये सिर्फ इन्होंने अभी जो कोर्स डिजाइन किया है, मुझे ये कोर्स जो है डिजाइन करा हुआ मुझे मजा नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। मैं बताऊँ ना, ऑडिट नहीं है इसके अंदर यार, ऑडिट तो होना चाहिए। अरसे दराज से ऑडिट मौजूद था। हम जब से पढ़े थे, मैंने 2011 में सीए स्टार्ट किया था, उस वक्त से ऑडिट मौजूद था। ऑडिट बहुत जरूरी है, कैसे निकाल सकते हैं आप बच्चे को ऑडिट फर्म में भेजना है, आपको पता है, उसको पता ही नहीं कंप्लाइंस में क्या सेक्शन है। सही है, ये मेन चीजें। माइंडिंग अप इन्होंने सिर्फ फ्लेवर दिया है यार, फ्लेवर दिया है। माइंडिंग अप 40-50 पेजेस का है, 40-50 पेजेस का मैं बताता हूँ उस पर। तो ये तो यार पूरी दुनिया है। ये तो जो उन्होंने जो 5 से 6 जो लॉज ऐड करे हैं ना बिजनेस लॉ के अंदर, उसमें तो सिर्फ एक जैसा कहते हैं सेक्शंस ऐड किए हैं। अभी तो उसके अंदर और ही बढ़ाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि देखिए ये कोर्स का ना आपके सीए फाइनल कोर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो यार ये 10% है, 10 से 15%। आप बच्चे को वहाँ इतना ओवरबर्डन कर रहे हैं, ये अलग क्यों है, स्प्लिट क्यों है, आप लॉजिक को समझें। ये पेपर को वो और बड़ा करेंगे, कंपनी लॉ को क्यों बड़ा करेंगे, ताकि प्रिपेयर कराएंगे आपको फॉर कॉर्पोरेट लॉज, जो आपका सी फैप है। इसको इतना हल्का नहीं करेंगे। आप देखिए ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले हमारे ज़माने में टैक्स का पेपर, कंपनी लॉ का पेपर 80-80 नंबर का रट्टा आता था। आप उठा के देख लेंगे 2008 से पेपर आपको मिल जाएंगे कहीं से भी। आप 2011-12 के पेपर देखिए 70-70 नंबर रट्टे आते थे यार। कोई टेक्निकल होता है, 2 पेजेस का पेपर होता था। आपका पेपर कितने पेजेस का होता है अब? 4 से 5 पेजेस का पेपर होता है आप लोगों का। ये क्यों बढ़ रहा है? क्वेश्चन का साइज बढ़ रहा है ताकि आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं टुवर्ड्स सी फैप। क्योंकि वहाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया ना। देखिए आपका ये टैक्स ऑनलाइन वो कर दिया, ओपन बुक कर दिया, सही है। आपका कॉर्पोरेट लॉज ओपन बुक कर दिया। तो ज़ाहिर ओपन बुक आसान थोड़ी होता है, ओपन बुक तो मुश्किल होता है। तो वो यहाँ कुछ सिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ को ड्राफ्टिंग स्किल बनाएंगे, जब जाके वहाँ पे आप लोगों को तैयार करेंगे ना। वहाँ ऐसे ही ओपन बुक में छोड़ देंगे, आप किताब ही ढूंढते रहेंगे। ये टैक्स की पहली अटेम्प्ट में हुआ था, ओपन बुक हुआ था 2019 में। वर्स्ट रिजल्ट ऑफ सीए फाइनल ऑफ टैक्स, वर्स्ट रिजल्ट। आईके एग्जामिनर को पता नहीं था कितने लेवल पे पूछूंगा तो क्या होगा, उसने ऐसा लेवल का बना दिया। शेड्यूल्स के अंदर जाके उसने रेट पूछे। बच्चा ढूंढता ही रह गया पूरे एग्जाम में कि इसके रेट्स क्या हैं। वर्स्ट रिजल्ट 100 को 150 बच्चा पास हुआ था, लेस देन 10% रिजल्ट आया था। तो ये चीजें भी इसके अंदर हैं। और कोई सवाल, फिर हम आगे बढ़े। बिल्कुल अच्छा, कंपनी लॉ में एडिशंस हुई हैं सिर्फ। ईमान कंपनी लॉ में सिर्फ एडिशंस है, कंपनी लॉ में डिलीशंस नहीं है। अच्छा अब हम आते हैं कि व्हाई डू पीपल फेल। अच्छा आपको डिफरेंट टीचर डिफरेंट चीज़ें बताएंगे, मैं शायद थोड़ा सा डिफरेंट बता दूं, तो गौर से सुनिएगा। सवाल ये बिल्कुल सिंपल सा है, हर टीचर ही इसका जवाब दे रहा होता है, व्हाई डू पीपल फेल। लेकिन जवाब हो सकता है कि हर टीचर का थोड़ा सा डिफरेंट हो। अच्छा नंबर 1 रीज़न जो मुझे लगता है ना, बिल्कुल अपनी होगी बुक। जो एरिया मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स मैं दूंगा, जो सर नुमान पढ़ाएंगे सर नुमान अपने नोट्स दे देंगे, सर आसान जो पढ़ाएंगे वो अपने दे देंगे। अच्छा जी देखें, नंबर 1 जो मुझे रीज़न लगता है आप लोगों का फेल लगता है कि यहाँ थोड़ी सी फोकस बढ़ाएं। अभी हम एक सवाल भी करेंगे टेस्ट लेवल पे कि आप लोगों को पता चले क्या होता है। नंबर 1 मुझे जो इशू लगता है वो लगता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। देखिए बच्चा ना ये मिथ में होता है, जब वो लॉ स्टार्ट करता है ना, डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरह से गाइड करते हैं। कोई कहता है याद कर लो, कोई कहता है समझ लो। इसी डिलेमा में ना बच्चा 2 से 3 महीना निकाल देता है, या याद करूं या समझूं, समझूं या याद करूं। इस लेवल पे आते आते ना फिर उसके बाद 2 से 3 महीने पेपर के बच जाते हैं।
फिर वो किसी एक स्ट्रेटेजी को फोकस करता है, या तो वो पूरा किताब को याद कर लेता है या तो वो समझने की कोशिश करता है। अब इसी दरमियान उसके आ जाते हैं पेपर, और वो जितना याद किया जितना समझो जाके बैठ गया। तो इसमें सेकंड जो इशू आता है वो क्या, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड जो इशू इसके अंदर आता है आपका क्या, पास्ट पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉरी टू से, लेकिन मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा भी रहा और मैं अभी भी देखता हूँ कि पास्ट पेपर्स पे टीचर उस तरह से फोकस नहीं होता जिस तरह जो है होना चाहिए कंपनी लॉ में और मर्केंटाइल लॉ में। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ क्या है, देखिए जी, देखिए एक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाउ टू रीड द लॉ। देखिए लॉ में ना बहुत बारीकियाँ होती हैं। जैसे एक कंपनी लॉ की एक डेफिनेशन है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है कि आर्टिकल्स के जरिए ये रिस्ट्रिक्शंस हो। पब्लिक कंपनी में लिखा पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये अजीब सी बात नहीं है, ये अजीब सी बात नहीं है। क्यों अजीब सी बात नहीं है, कोई बता सकता है? नहीं, प्राइवेट कंपनी में उसे 3 रिस्ट्रिक्शन लगा दी, सही है, और कह रहा है पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है। आप दोनों में से कोई बता सके? बिल्कुल यही कि भाई जिस वो 3 रिस्ट्रिक्शन उसने लगा दी, तो उसका मतलब क्या, जिस कंपनी में वो 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई वो है आपकी पब्लिक कंपनी। समझे? ये अजीब सी डेफिनेशन नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें वो करता है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको लॉ को पढ़ना सीखना है, लॉ को आपको पढ़ना सीखना है। अब जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, आप ये चीज़ नोट करेंगे, एक एक लफ्ज़ में बारीकी होती है। मैं इंशाल्लाह ये चीज़ प्रूव करवाऊंगा, मैं चीज़ इंशाल्लाह प्रूव कराऊंगा। आज की क्लास में इंशाल्लाह 2-3 चीज़ें हम जो पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ प्रूफ होगी कि लॉ की अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी है। रीडिंग द लॉ, लॉ को पढ़ते किस तरह है, लॉ को समझते किस तरह है, ये इंशाल्लाह आप लोग जब पहले ही 1-2 चैप्टर में आप लोगों को इंशाल्लाह डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा कि लॉ को पढ़ते किस तरह है। नंबर 2, देखिए ये ना हम बात वक्त ना बच्चा कहता सर मैंने ना पास पेपर नहीं करे, मैंने पढ़ा नहीं पास पेपर, मैंने सॉल्व नहीं करे, मैं फेल हो गया। वो इसको मिस कर देता है, वो इसको मिस कर देता है। भाई ये इससे लिंक है ना, जब तक आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो ये कैसे आप इस पास पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। 2 टाइम पहले एक सवाल आया था कि नोटिस के अंदर क्या क्या होना चाहिए बताएं, किसी ने दिया था वो टाइम? नोटिस ऑफ मेंबर इशू हो रहा है, नोटिस के अंदर क्या क्या होगा? किसी ने ऑनलाइन, जो हमारे बच्चे ऑनलाइन है, किसी ने उसमें से पेपर दिया था ये वाला? यानी 2 टाइम पुराना क्वेश्चन था जी। मुझे ऐसे अटेम्प्ट से याद नहीं आ रहा कि नोटिस इशू हो रहा है, बताओ नोटिस के अंदर क्या क्या होगा। उसका जवाब 4 चैप्टर से था, मेंबर्स के चैप्टर से था, अकाउंट्स के चैप्टर से था, उसका डिविडेंड के चैप्टर से था। जब आपकी यही वीक होगी तो आप ये कैसे कर सकते हैं? बच्चे ने 3-4 सब टाइम, प्लेस, डेट ये सब लिख के आ गए, भूल गए कि डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है वो भी तो आता है नोटिस में, भूल गए कि अगर डायरेक्टर का इलेक्शन हो रहा है तो वो भी तो आता है, कोई स्पेशल बिजनेस है वो भी तो आता है। सिर्फ डेट टाइम थोड़ी आती है, अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें भी तो आती हैं उसके अंदर। क्या आप अकाउंट, एनुअल अकाउंट प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉक्सी भी तो आती है, प्रॉक्सी का जिक्र भी तो होता है। तो ये कब होगा? ये जब आपकी यही वीक होगी तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। पास पेपर्स में मेरी एक यूनिक अप्रोच है, अगर किसी ने पहले देखा हो, कुछ सुना हो तो उसको आइडिया होगा। नंबर 1 है रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। नंबर 2 है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। अभी देखिए ये मैं प्रूफ करता हूं, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। नंबर 3 है माइंड स्केच। देखिए एक आप लोगों को ये चीज बड़ी सिंपल है, पता है माशाल्लाह सीए में आप लोग जो है कैफ लेवल पे हैं। 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट्स, सॉरी पता है ना सबको ये 1.8 मिनट। अब मैं 5 नंबर के सवाल पे आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, देखिए इधर इधर फोकस करिए। अगर आपका 5 नंबर का सवाल है तो वो तकरीबन आपका 9 मिनट है, 9 मिनट है, सही है। आप जो है एक सवाल आप 2 दफा पढ़ेंगे पेपर में, एक दफा कब पढ़ेंगे जब आपके पास पेपर आएगा, सही है। आपका पेपर आया, आपने एक दफा सवाल, वहां पे आपने किस तरह से सवाल को पढ़ना है कि सवाल को श्रिंक करना है। हर सवाल में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर सवाल में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। कई नंबर ऑफ शेड्स बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं, कई नंबर ऑफ शेड्स बड़े काम के होते हैं, कई नंबर ऑफ वर्ड्स बड़े इररिलेवेंट होते हैं, कई नंबर ऑफ वर्ड्स बड़े काम के होते हैं, कई डेट्स बिल्कुल इररिलेवेंट होती हैं, कई डेट्स बिल्कुल काम की होती हैं। आपने जैसे सवाल पढ़ा, आपने इसमें अपने फेज में क्या करना है, आपने क्वेश्चन को श्रिंक करना मैं आपको सिखाऊंगा
कि क्वेश्चन को इसमें श्रिंक कैसे करते हैं, कैसे वो 5 लाइनों के क्वेश्चन को आप हाईलाइट करके उसको 1 या मिनिमम 2 लाइनों पे ले आएंगे। ये हम सीखेंगे रीड द क्वेश्चन में, ताकि जब आप दोबारा क्वेश्चन को करने आए, रीडिंग टाइम गुजर गया, अब आप सॉल्व करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ने में पहले लगे मिसाल के तौर पे 40-50 सेकंड 1 मिनट लगा लें, बड़ा क्वेश्चन है, 1 लाइन का नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, 1-2-3 पैराग्राफ का क्वेश्चन है। जब दोबारा आए तो आपको वो टाइम जो रिड्यूस होकर और श्रिंक हो गया कितना हो जाएगा, 20 से 30 सेकंड में आपका वो सवाल हो जाएगा। देखिए यही ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपका 10 से 15 नंबर छुटवा देती हैं पेपर में। ये आप लोगों को फील नहीं होती हैं चीजें, ये आप लोगों को फील नहीं होती। जो अक्सर होता है ना, सर मेरा 15 नंबर का पेपर रह गया, मेरा 10 नंबर का पेपर रह गया, वो यूं ही रहता है। आपके पास 8 सवाल होंगे और 8 के ABC होंगे, किसी का C भी होगा, किसी का A भी होगा, किसी का B भी होगा। मिनिमम आपके पास 16 सवाल होंगे, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, और मैक्सिमम 24। वैसे 20 के अराउंड सवाल होते हैं अगर पार्ट्स वार्ट सब मिला लें तो 20 सवाल आपको करने होंगे। तो ये जो आपको फेज है रीड द क्वेश्चन में, आपको मैं सिखाऊंगा कि ये कौन सी इन्फॉर्म, आपको कैसे पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, सही है, और इन्फॉर्मेशन का क्या किस तरह उसका इस्तेमाल करना है कि दोबारा जब आप आए तो आपको वही ना दोबारा चीजें ना सारी पढ़नी पड़े कि मिस्टर अहमद एंड को इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ इतना इतना, पेड अप कैपिटल इतना है, ये सारी चीजें काम की ताकि ना हो। जो रेलिवेंट चीजें हैं बस वही आपके पास सामने हो, आपको दोबारा पूरा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं, एक ही सवाल को वो 2 से 3 तरह से पूछ सकता है। कंपनी और मेंबर में कोई डिस्प्यूट आ गया, मेंबर के एंगल से भी पूछ सकता है, कंपनी के एंगल से भी पूछ सकता है। दोनों में डिस्प्यूट आ गया तो दो बातें दोनों की करनी है, लेकिन सवाल में जवाब में स्ट्रेस क्या देना है। कंपनी के एंगल से पूछे तो कंपनी के एंगल से आपको स्ट्रेस देना है, अगर मेंबर के एंगल से पूछे तो मेंबर के एंगल से आपको स्ट्रेस देना होगा। यहां हम सीखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए आई कैप का ना हर दूसरे तीसरे टर्म में जो एग्जामिनर होता है, एक एग्जामिनर की टर्म होती है 3 इयर्स। 3 इयर्स की एग्जामिनर की टर्म होती है। वो 3 साल में आपको इसके कमेंट्स उठा के देखे ना, हर कोई 1 या 2 दफा वो 3 साल में ये बात जरूर करता है कि जो है बच्चे ने क्या किया, अंडरस्टैंड नहीं किया रिक्वायरमेंट को। हम पूछते कुछ हैं, बच्चा लिखता कुछ है। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, इट इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर इन योर आंसर स्क्रिप्ट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड हिम द करेक्ट आंसर। आपने एक पेज, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आपने एक पेज लिख दिया और एक पेज में बेकार बातें, सारी 5 नंबर का सवाल है, तो वो 0 आउट ऑफ 5 देते हुए यकीन करें बिल्कुल भी उसको अफसोस नहीं होगा, उल्टा गुस्सा आएगा उसको कि इसने मेरा टाइम भी जाया किया, छोड़ देता सवाल ज्यादा बेहतर था। उसको भी आपकी एक कॉपी तो चेक नहीं करनी। लेकिन अगर वही 5 नंबर का सवाल है, आपने सिर्फ 3 लाइनें लिखी, आपको आता ही नहीं था, 3 लाइनें लिखी हो, 3 की 3 काम की, बिलीव मी वो आपको 3 नंबर 5 में से देगा, लाजमी देगा। वो कहेगा इसने कुछ तो डिलीवर किया, काम का डिलीवर किया। ये आप लोग जो है एग्जामिनर कमेंट भी चीज प्रूफ करती है। अक्सर आप सुनेंगे वो कहेगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। पढ़ेगा भी इस तरह कमेंट, फुल मार्क्स देता है इसलिए का एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है। आपने चीजें कंपनी लॉ बिजनेस लॉ में फुल मार्क्स देता है, ऑडिट में थोड़ा सा होता है क्योंकि जजमेंट के फर्क आते हैं, प्रोसीजर में कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इस तरह की। लेकिन जब कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ में आपको इन अ क्वेश्चन ही विल गिव यू फुल मार्क्स। नंबर 2 क्या, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। हम ये सवाल में सीखेंगे, अभी एक सवाल मैं करा भी रहा हूँ, एक सवाल इसके बाद करा रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट बेसिस पे कि आप लोगों को आइडिया हो गलती कहाँ करते हैं हम। तीसरा है अच्छा माइंड स्केच, कि सवाल को किस तरह से आप माइंड मैप किस तरह बनाते हैं। यहाँ ये थोड़ा गौर से सुने, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लिंक भी कर रहे हैं। अच्छा देखिए हर सवाल की ना एक औकात होती है, सही है। बाद में कोई तो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में से पूछता है, लेकिन पूछता 2 नंबर है, 2 नंबर, तो आपने 2 नंबर के जितना लिखना है। ये हमने ये आर्ट डेवलप करना है। अगेन द बिगेस्ट रीजन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द एंटायर पेपर, 100 मार्क्स का पेपर जो 15-20 नंबर छूटता है वो इसी वजह से छूटता है कि वो आपसे यहाँ खेलता है, वो देखता है कि ये इतने बड़े सेक्शन में से वो 2 नंबर को किस तरह एड्रेस करता है। ये बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का। जो बच्चे 40s में फेल होते हैं वो यही रीजन होता है कि वो बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर के सवाल को 2 नंबर के हिसाब से नहीं करते। ये आर्ट हमने सीखना है, 2 नंबर के सवाल को 2 नंबर में किस तरह से एड्रेस करना है। दिस इज आर्ट, और ये आर्ट आपने डेवलप करना है। ये हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे कि किस तरह स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आंसर। दूसरा ये माइंड मैप में क्या कि देखिए मैं एक अक्सर बात कहता हूँ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सही है, आंसर शुड नेवर बी शॉर्ट। ये बच्चे जो ऑनलाइन है वो भी फोकस करें। आंसर शुड नेवर बी शॉर्ट। आंसर कभी भी अगर आपका शॉर्ट होगा ना तो वो इट विल लीड टू डिडक्शन ऑफ मार्क्स। मैं देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ,
मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ये जो मैंने 2 नंबर वाली बात लिखी थी ये इससे भी लिंक कर रही है। आंसर शुड नेवर बी शॉर्ट, नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। आंसर शुड बी कंप्लीट एंड कंसाइज, दोनों। देखो वर्ड सुने यहाँ पे, ये कंसाइज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट भी होना चाहिए, कंसाइज। अच्छा, कंप्लीटनेस एंड कंसाइजनेस किस तरह एस्टेब्लिश करेंगे? अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। 2 नंबर का कंप्लीटनेस एंड कंसाइजनेस अलग होगा, 5 नंबर का कंप्लीटनेस और कंसाइजनेस अलग होगा, दोनों का आप मैच नहीं कर सकते। आंसर शुड नेवर बी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट क्या होता है? आप काम की बात लिखना भूल जाते हैं उसमें, या आप इग्नोर करते हैं। आंसर शॉर्ट क्या होता है? मुझे कोई बता सकता है ऑनलाइन में आप लोगों में? शॉर्ट आंसर क्या होता है? शॉर्ट आंसर कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट इज एन इनकम्प्लीट आंसर। शॉर्ट आंसर इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, कभी भी शॉर्ट नहीं होता। आंसर क्या शॉर्ट होता है? मैंने तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि शॉर्ट आंसर लिख दें। शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, हम जो सवाल सॉल्व करते हैं हम बुलेट में लिख देते हैं, पास है, स्पेशल रेजोल्यूशन, इस तरह, ये शॉर्ट होता है। लेकिन ये आपने एग्जाम में इस तरह थोड़ी लिखते हैं, आप तो सेंटेंसेस बनाते हैं ना। आंसर शॉर्ट क्या होता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट एंड कंसाइज। आंसर शुड बी कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, और कंसाइज होना चाहिए। कैसे एस्टेब्लिश होगा? ये नंबर से एस्टेब्लिश होगा। ये हम देखेंगे कि मैं खुद कहूंगा देखो ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल नहीं होना चाहिए था, ये 5 नंबर का होना चाहिए था। या ये आईक्यूब ने यहाँ पे आपसे खेला है, 3 नंबर दिए हैं, इतने बड़े एरिया में से आपको घुमा के 3 नंबर दिए और आपके टेस्ट कर रहा है वो कैसे आप इसको 4 से 5 लाइनों में लिखेंगे। 2 नंबर का सवाल होता है तो आपकी 3 लाइनें बहुत होती हैं। 2 नंबर के सवाल में एक पैराग्राफ में 3 लाइनें लिख दें, खत्म हो गया सवाल सॉल्व। 3 नंबर का सवाल है, छोटे छोटे 2 पैराग्राफ बना दें 6 लाइनों के, 3 लाइनों के। 4 नंबर का सवाल है, 8 लाइनें लिख दें। 5 नंबर का सवाल है, इससे ऊपर वो पूछता भी नहीं है, कभी वन ऑफ को सवाल आ गया। 5 नंबर का सवाल है, 2 या 3 पैराग्राफ बना दें, 9 से 10 लाइनें लिख दें। ये जो 3 आप काम करेंगे, अगर एक 5 नंबर का सवाल मैंने 9 मिनट लिखा था, 9 में से आपके इसमें कितने लग जाएंगे? इसमें 4 से 5 मिनट आपके लगेंगे, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। आप कभी एक चीज लिख के ट्राई कर लीजिएगा, आप कोई किताब उठाएं, उससे 10 लाइनें लिखें, देखिए आपको कितना टाइम लगता है। आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। हम क्या करते हैं, सवाल पढ़ा, फौरन कूद गए उसके सोल्यूशन में, फिर बाद में फंस जाते हैं, और यार ये भी लिखना, ये तो ऊपर लिखना था। पास स्पेशल रेजोल्यूशन सबसे एंड में आ रहा है, रेमेडीज पहले आ गई, स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ आंसर का। अब तुम पास है स्पेशल रेजोल्यूशन जो सबसे पहले कॉज था, भाई क्लास में आएंगे सबसे पहले क्या, बाइक स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट की, जो भी किया आए, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे मैं क्लास में आके बैठ गया, मैंने क्लास ले ली। अगर कोई आपको बोले कि आप अपनी जर्नी बताओ फ्रॉम योर होम टू KNS, तो फिर आप किस तरह बताएंगे? पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर बताएंगे ना। हमेशा याद रखें, कंपनी लॉ में स्टेप बाय स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लॉ में नहीं होता। बिजनेस लॉ में स्टेप्स का इतना काम नहीं है। कंपनी लॉ में सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में स्टेप बाय स्टेप होता है। वो अक्सर आप सवाल की रिक्वायरमेंट देंगे, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, वो बात करते हैं। तो ये जो आपका 4 से 5 मिनट आपने यहाँ लगा दिए, अब 4 से 5 मिनट आपके बच गए, तो वो आपने क्या किया, आपने उसको सवाल को सॉल्व करने में लगाया। बिलीव मी, ये आप लोगों को थोड़ा सा भी लग रहा होगा कि डिफरेंट है, लेकिन इंशाल्लाह आप बिलीव मी, मेरा ये 4था बैच है, मेरा ये 4था बैच है CA फाइनल को पढ़ाने, CA इंटर को पढ़ाने का कैफ लेवल पे। अब लेकिन मेरे पास कभी आज तक कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट का नहीं आया, हमेशा कोई आया कि यार सर 3 अटेम्प्ट हो गई, 4 अटेम्प्ट हो गई, सही है, ये ऐसी बच्चा आया मेरे पास हमेशा। मेरे पास कोई फर्स्ट अटेम्प्ट का मैंने आज तक कभी कोई बच्चा नहीं पढ़ाया, सारे ऐसी है 3-4 मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, सबका यही हाल था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है 50% से ऊपर रिजल्ट रहा। 10 में से 6 पास हो रहे हैं, 10 में से 7 पास हो रहे हैं, 15 बच्चे में से 8 पास हो रहे हैं, इसी तरह रहा। अगर कोई आप लोगों को कोलीग है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई ऐसा कोलीग है जिसने मुझसे पढ़ा हो तो वो पूछ सकते हैं। पास पेपर टेक्निक, ये शुरू में बहुत फंसेंगे इसमें, 1-2 चैप्टर में, कंपनी के चैप्टर में, इनकॉर्पोरेशन में। फिर आप जब थ्रू होंगे ना, यकीन करें आप, मुझे आपकी गलती निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ 3 बैचेस में कह रहा हूँ कि ये अटेम्प्ट आपने फॉलो कर लिया, आपका पेपर कहीं नहीं जाएगा। बिलीव मी, ये पेपर आपका कहीं नहीं जाएगा। ये आपको यह प्रूफ हो जाएगा 1 से 2 चैप्टर में कि ये कितनी यूजफुल ये आपकी अप्रोच है। अच्छा, एक चीज़ हम छोटी सी करते हैं, कोई सवाल है तो पूछें, कोई सवाल है इस अप्रोच से रिलेटेड का, कोई और चीज़ ध्यान में आ रही है? सर आप लोग किस पर कोर्स शेयर कर रहे हैं? अच्छा सर, खनानी का जो है वो 10 to 15% होगा। सर नोमान का जो है 40 to 50 होगा, मेरा 40% होगा, इस तरह। सर सन, सॉरी
चैप्टर्स में कौन से पढ़ाएंगे? ये मैं फाइनल कर दूंगा, ये फाइनल। अभी तो हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके बाद जो है हम जो है उसको फाइनल आप लोगों को कर देंगे। एक सेकंड बस रुक जाइए, एक दो सवाल यहाँ से। रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया आपका? ये रेगुलर बैच का मेरे ख्याल से नहीं, रेगुलर बैच अलग चल रहा है मेरे ख्याल से। मेरे को है इसको लेकर दोनों बिल्कुल देने चाहिए। कब तक चलेगा? एक बजे तक चलेगा सेशन, सॉरी 2 बजे तक चलेगा सेशन की फिक्र ना करें। किसी का कोई सवाल है ऑनलाइन में? सर आप ड्राफ्टिंग करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ड्राफ्टिंग 5 साल के पास पेपर्स हम करेंगे। अच्छा मैं तरीक़ेकार, सॉरी इन्होंने बात की तो मैं कंप्लीट कर लूँ बात को। मैं तरीक़ेकार क्या होता है, मैं जो हूँ आप लोगों को ये अप्रोच शुरू में बता दूंगा 1-2 क्वेश्चंस पे, फिर मैं दे दूंगा जो चैप्टर पढ़ाया। मेरी डेडिकेटेड क्लास होती है फॉर पास पेपर। मैं पास पेपर सेम डे क्लास में नहीं कराता, सही है। मैंने अब चैप्टर करा दिया, फिर मैं बोलूँगा नेक्स्ट क्लास में, बल्कि 1 हफ्ते बाद हमारा जो है पास पेपर की क्लास होगी, वो सिर्फ पास पेपर की क्लास होगी। पास पेपर तो होगा ही होगा उसके अंदर, स्टार्ट ही हम पास पेपर पे करेंगे चैप्टर वाइज। पास पेपर हमने लिए। अच्छा 5 साल की मैं पास पेपर कराता हूँ। तरीक़ेकार क्या होता है, मैं आप लोगों को बोलूँगा आप सॉल्व करके आएँ, आप सॉल्व करके आएंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा भाई इसमें क्या लिखा आपने, सही है। फिर जो है मैं जो हूँ आप लोगों की गलतियाँ बताऊँगा, इसके बाद मेरा अपना सॉल्व होता है, मैं देता किसी को नहीं हूँ, ना दूंगा, वो मैं फिर आप लोगों को रीड करूँगा मैं अपना आंसर। जैसे आज ही मैंने एक सवाल जो आप लोगों को कराऊंगा, ये मैंने लिखा हुआ है पूरा, इसी तरह मेरे पास पूरी किताब है, पूरी किताब के मेरे पास 7-8 साल के सॉल्व पास पेपर मौजूद है मेरे अपने लिखे हुए। कंपनी लॉ में रेफर मत करना पास पेपर्स को, क्योंकि कंपनी लॉ चेंज हो जाता है। तो ये ना हो कोई ऐसी चीज़ आप वहाँ से देख लें जो कहीं से काउंटर हो जाए, चेंज हो जाए। तो कंपनी लॉ में पास पेपर्स को ना लेटेस्ट 1-2 देख लेना, लेकिन ज़्यादा पीछे मत जाना। पास पेपर ICAP के कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं है वो जो है पुराने कंपनी लॉ से भी हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जो चेंज हो गई हो, तो ये चीज़ जो है एहतियात से देखना। अच्छा एक चीज़ देखते हैं हम, एक चीज़ छोटी सी चीज़ देखते हैं। ये एक सवाल है, आप लोग भी निकाल लें, और जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट आया है ऑनलाइन में बच्चे सुन लें। देखिए हम एक चीज़ पे टेस्ट कराना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8A है, छोटा सा सवाल है 3 नंबर का, बस मैं एक चीज़ टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। 8A को पढ़ें और जो समझ में आ रहा है इसमें सॉल्व करें। जी है आपके पास? लास्ट अटेम्प्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8A। आप थोड़ा सा इधर आ जाए ना, एक सीट चेंज कर लें, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक चीज़ समझाता हूँ इसमें कि क्या होता है इसके अंदर, मैं देखता हूँ, सॉल्व करें जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है ऑनलाइन में बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8A सॉल्व करें। 3 नंबर का सवाल है, सिर्फ एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं अभी बोल रहा था अप्रोच वो क्या अप्रोच है, क्या है, मैं समझाना चाह रहा हूँ बस। और आप लोगों को एक चीज़ रियलाइज़ कराऊंगा मैं। मैं बस आप लोगों का रीड कर देता हूँ। मैकेरेल लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। जहाँ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है लिस्टेड, इसको हाईलाइट कर लिया करें। एक सवाल है जो पूरा सवाल इसी पे बेस्ड था कि लिस्टेड अगर बच्चे ने पकड़ लिया तो वो सवाल सॉल्व हो जाता, लिस्टेड नहीं पकड़ता तो सवाल सॉल्व नहीं होता। इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फिश फार्मिंग, सही है। एज पार्ट ऑफ इट एक्सपेंशन प्लान MS बोर्ड हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन पोल्ट्री एंड डेयरी। अब देखें पोल्ट्री एंड डेयरी, देखें सवाल पढ़ते हुए देखें ये चीज़ हमेशा देखें। देखिए ये एक सेकंड यहाँ पे देखें, सब जब आप सवाल पढ़ रहे होते हैं ना तो आपका एक सेंस जाना चाहिए कि आपको वो किस तरफ लेके जा रहा है। अक्सर वो ऐसा करता है कि पैराग्राफ में कुछ होता है, रिक्वायरमेंट कुछ होती है, लेकिन आपका एक सेंस जाना चाहिए। लेकिन सवाल में डूब के पढ़ना कि अगर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फिश फार्मिंग एज पार्ट ऑफ इट एक्सपेंशन प्लान MS बोर्ड हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन पोल्ट्री एंड डेयरी। यहाँ तक रुक जाए। आपका जो है इसमें जो है यहाँ पे 2 तरह से आपका सवाल, आपका दिमाग चलना चाहिए। नंबर 1 कि यार ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कोई चेंज तो नहीं हो रहा। नंबर 2 ऐसा तो नहीं कि इसकी कोई कंपनी है डेयरी वगैरह की जिसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, या तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से हो सकता है या तो ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से हो सकता है। ये आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा, इंशाल्लाह वक्तन ब वक्तन होगा कि सवाल पढ़ते के साथ कि आपको सवाल ये कहाँ ले जा सकता है। मैंने ये 2 चीज़ें समझाई कि ये 2 के अलावा तीसरे में नहीं जा सकता ये सवाल। नहीं ये सवाल डिविडेंड्स हो सकता है, नहीं ये सवाल वाइंडिंग अप्स हो सकता है, नहीं ये सवाल मॉर्गेज एंड चार्जेस हो सकता है। क्यों? एक्सपेंशन की प्लान है और एक्सपेंशन में या तो इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, या कोई लाइन ऑफ बिजनेस आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि इसने बोला पहले फिशरी था अब जाके पोल्ट्री में कर रहा है, सही है।
फिर कह रहे हैं फॉर विच द प्रिंसिपल, जो आगे खुद डिफाइन कर दिया। ये तो मेरा जहन सोचता आ रहा था ना कि पढ़ते हुए कि यार कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, खुद ही उसने बता दिया फॉर विच द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज। अब आपको यहाँ पे आपका जहन बिल्कुल अब एक तरफ हो जाना चाहिए कि ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की ही बात आगे लेके चलेगा। सही है। अब आपके 2-3 चीजें जहन में थी, अब आपने एक फिल्टर करके एक पे आ गए। अब देखते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 डिस्क्राइब द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स। डिस्क्राइब द, देखो जब भी वर्ड प्रोसीजर वर्ड यूज करेगा, सुनिए, जब भी प्रोसीजर का वर्ड यूज करेगा आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है। सीक्वेंस इज द की। आपने अगर सबसे एंड में अहम बात लिखी जो पहले होनी थी, आपका नंबर कटेगा, 3 में से 3 नहीं देगा। कंपनी लॉ एक वाहिद ये पेपर है जिसमें आपको सीक्वेंस का ख्याल रखना है। ऑल्दो एफआईआर वगैरह में भी रखना होता है, लेकिन सीक्वेंस का इसके अंदर आपको ख्याल रखना है। हैफाजत आप नहीं कर सकते। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग एमएस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, लिखें इसको, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, 5 मिनट में दे रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जितना याद है लिखें, कोई बात नहीं, कुछ तो याद होगा, कोई बात नहीं, जो याद आ रहा है लिखें। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8A कंपनी लॉ। क्वेश्चन नंबर 8A है कंपनी लॉ। जितना याद आ रहा है लिखें, आप भी लिखें, जितना याद आया लिखें। क्योंकि देखिए छोटा सा सवाल मैंने ये चूज़ किया है ताकि जो आपका इतना टाइम भी नहीं लेगा, लेकिन मैं बस एक चीज़ आप लोगों को डेवलप करवाना चाह रहा हूँ। जो मैं बात कर रहा था ना, वो चीज़ डेवलप करवाना चाह रहा हूँ। कुछ टीचर्स ये रिकमेंड करते हैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें, फिर ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सवाल में पूछा गया क्या है, तो उस हिसाब से आपने सवाल में पढ़िए। कर सकते हैं। लेकिन जब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, जब पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, दोबारा सवाल को पढ़ते हैं, फिर आप दोबारा रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा वो 10-20 सेकंड जो मैं चाह रहा हूँ वो भी आपके सेफ रहें। क्योंकि लॉ में, ऑडिट में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं यार। ये चीज़ें आपने सीखनी पड़ेंगी। अगर आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी ना, रिक्वायरमेंट पढ़ के आप क्या करेंगे, आप फिर दोबारा ऊपर से शुरू करेंगे, फिर दोबारा आप इसको पढ़ेंगे। ये जो 10-10, 15-15 सेकंड होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई होकर ना, ये पूरे जब 20 सवालों में आप 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड ज़ाया करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लें इसको। ये आपके 3 से 4 मिनट ज़ाया हुआ है। 3 से 4 मिनट में आप एक 5 नंबर का सवाल कर लेते हैं। आखिर में आपकी स्पीड भी तेज होती है तो 5 नंबर का आपका सवाल हो जाता है। मसला ये भी आता है कि हम याद करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। वो आप रट्टे मारते हैं ना, समझ के भी याद करें ना, मतलब क्योंकि इसमें तो पूरा एज इट इज आपको वर्डिंग लिखनी होगी और नहीं एज इट इज नहीं लिखनी। यही तो हम सीखेंगे, यही तो हम आगे 1-2 चैप्टर्स में सीखेंगे कि आपको याद किस तरह करना है। देखिए पहले इस सवाल को सॉल्व करें, फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ। बिल्कुल वैसी ही होगी। प्लीज़ इस सवाल को सॉल्व करें। एक चीज़ हम जिसमें देखना चाह रहे हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों को बस सिखाना चाह रहा हूँ, इसमें जितना समझ में आता है उतना सॉल्व करें। जिसको जो समझ में आ रहा है सॉल्व करें। अभी आप लोग सब अपने आंसर ना कहीं लिख लें एक जगह। जब मैं बोलूँ ना, जब सेंड का बटन दबाइएगा। अभी जो ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, ये आंसर सिर्फ टाइप करके रख लें, अभी सेंड ना करें मुझे। जब मैं आप लोगों से बोलूँगा ना, उस वक्त सेंड कीजिएगा पूरा कंप्लीट आंसर। 3 नंबर का ज़्यादा टाइम नहीं लेगा मेरे को। 8-10 नंबर का सवाल जानबूझ के नहीं करा रहा, सिर्फ एक चीज़ सोचना सिखा रहा हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। आप भी लिखिए, कुछ तो याद होगा यार, कुछ तो होगा, कुछ तो याद होगा। आप दोनों भी लिखें, क्योंकि गलती समझ में आएगी तो फिर अच्छा लगेगा ना। थैंक यू। कुछ तो याद होगा, थोड़ा बहुत ही लिख लें, 1-2 लाइनें ही लिख लें, लिख तो लें। चलिए आ रहा हूँ। आप लोग ये अपना आंसर अब सेंड कर सकते हैं। अब सेंड कर दें, जिसने सॉल्व कर लिया है वो सेंड कर दे। सही है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ ओवरऑल ना। आपने लिखा? 2 पॉइंट लिखे हैं। कोई बात नहीं, 2 ही याद आ रहे हो ज़ाहिर है। आपने नहीं याद आ रहा? पहले करें सॉल्व। जो याद आ रहा है सॉल्व करें, जितना याद आ रहा है। कुछ भी
चले ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी सॉल्व करें। सॉल्व करें प्लीज, मुझे आंसर भेजें। सर आप मुझे इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में था। क्वेश्चन डाउनलोड कर लें। अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट का तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी और ने किया? आप दिखाएं। अच्छा आपको तो याद ही नहीं आ रहा ना, आपने कुछ लिखा है? कोई बात नहीं, जितना भी लिखा हो कोई बात नहीं, ज़रा अब याद तो नहीं है आप लोगों को। एमसीक्यूज अभी भी 30 ही रहेंगे। नहीं 15 बोले मेरे ख्याल से, 15 है यहाँ, एमसीक्यूज 15 है। आप दोनों ने कुछ लिखा है? दिखाएं। आप कोई बात नहीं, जितना लिखा है उतना दिखा दें। चलिए देखिए, जो सिग्निफिकेंट देखिए यहाँ पे अभी जो चीज़ें आप लोगों को लिखवाने का मकसद था ना, वो ये कतई नहीं था कि आप लोगों की नॉलेज को टेस्ट किया जाए। सिर्फ मैं देखना चाह रहा था आप लोग ड्राफ्टिंग किस तरह कर रहे हैं। सिर्फ मैं ड्राफ्टिंग चेक कर रहा था। भले सब भूले हुए हो, गलत सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन गलत सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, मैं ये चीज़ चेक करना चाह रहा था। आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं अपना आंसर रीड करूँगा, मैं यही प्रैक्टिस रहेगी मेरी। मैं आंसर लिखवाता नहीं हूँ, जानबूझ के नहीं लिखवाता कि ये ना सोल्यूशन एक दफ़ा आ गया तो फिर बाद में बच्चे को सॉल्व करते हुए मज़ा नहीं आता। वो उसको सोल्यूशन देख लेता है, वो तस्वीर खींच लेगा, वो जो है मैं हैंड आउट दे दूंगा लिख के, तो वो फिर उसको तस्वीर खींच लेगा और यूज़ करेगा उसको, वो बेकार है आप लोगों के लिए। अच्छा सवाल एक दफ़ा आप पढ़ें जोर से। Mackerel Limited ML is a listed company engaged in the business of fish farming. As part of its expansion plan, ML's board has decided to invest in poultry and dairy businesses for which the principal line of business is required to be changed. Under the provisions of the Companies Act 2017, describe the prescribed procedure for changing ML's principal line of business. सही है। अब आइए मेरा जवाब सुनिए। ऑनलाइन में बच्चे सब मेरा जवाब सुने। मैंने इसको किस तरह लिखा है, मैंने इसको किस तरह से लिखा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जो आप सवाल की रिक्वायरमेंट से उठाते हैं। वो पूछ क्या रहा है, क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, बोला डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर चेंजिंग एमएल प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस उसने खुद ही बता दिया चेंज हो रहा है, खुद ही बता दिया उसने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है। मैंने क्या लिखा, फॉलोइंग आर द, अब देखो गौर से सुने, मैं आप लोगों का एरर बताता हूँ। फॉलोइंग आर द प्रोसीजर्स फॉर चेंजिंग एमएस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। आप भी सुनिए। नंबर वन देखिए क्या है, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों करें, क्यों, ये किसी बच्चे ने नहीं लिखा, किसी नंबर वन एरर जो किसी ने लिखा, सबने लिखा पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक हम चीज पढ़ते थे माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मैं अक्सर कहता था माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, आगे भी लिखो एक्सटेंड करो बिकॉज ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल यही बात मैंने क्या लिखा है, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सही है, ड्यू टू चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। समझ में है, सिर्फ पास है स्पेशल रेजोल्यूशन कोई भी लिख लेगा ना भाई, पास है स्पेशल रेजोल्यूशन तो कोई भी लिख लेगा। सही है, क्यों रेजोल्यूशन पास करना है, चेंज तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हो रहा है, टू चेंज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस टू ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम। यहां आपको एग्जामिनर को शो करना है कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं,
जब आप लिख के आएंगे पास है स्पेशल रेजोल्यूशन, आप समझेंगे, फिर आप एंड में बाद में कैलकुलेट करते हैं यार 3 में से 3 इसमें आ जाएंगे, आपकी बेवकूफ़ी है ये, या आपकी जो जैसे कहते हैं ना ये खुश फहमी है कि आपके 3 में से 3 आ जाएंगे, फिर आप मार्किंग करते हैं 3 में से 3, 5 में से 3, 5 में से 5, ये आपने रीज़न बताना है भाई क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन तो कई वजह से पास होता है, तुम्हारे इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास हो रहा है। पहले क्या लिखा मैंने, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम एज अ चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस विल आल्सो रिक्वायर चेंज इन मेमोरेंडम। मैंने अपनी बात को मजीद एक्सटेंड किया, उसी पॉइंट को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सुनो। द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्यों, टू ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम। ऑल्टर को मेमोरेंडम क्यों कर रहे हैं, क्यों, एज चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस विल आल्सो रिक्वायर चेंज इन मेमोरेंडम। मैंने और उसको बताया, देखो मुझे और ये भी पता है, मुझे ये भी पता है कि पहले तो मैंने बताया स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास हो रहा है, फिर मैंने बताया कि मेमोरेंडम क्यों ऑल्टर हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल मेमोरेंडम में सिर्फ गिनती की 4 से 5 चीजें आती हैं, कुछ याद आ रहा है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। नंबर 2 पॉइंट, अब देखो ये मैंने जानबूझ के 2 लिखा है, ये पहला भी लिख सकते हैं आप, मैंने लेकिन 2 से कनेक्ट किया। इन ऑर्डर टू पास, ये किसी ने भी नहीं लिखा आप लोगों में से, इन ऑर्डर टू पास द अबव रेजोल्यूशन, सही है, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव क्या, नोटिस टू इट्स मेंबर एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग। ये किसी ने भी नहीं लिखा। देखो सवाल की रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ें। Under the provisions of the Companies Act 2017, describe the prescribed procedures for changing ML's principal line of business. प्रोसीजर वो चेंजिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, प्रोसीजर बताओ। ऐसे थोड़ी मीटिंग करा लेंगे, ऐसे थोड़ी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पास होगा, कहीं भी ड्राइंग रूम में बैठ के कर लेंगे, लाउंज में बैठ के कर लेंगे ऑफिस के, नहीं, मीटिंग कंडक्ट करेंगे। वो मीटिंग के लिए क्या करना होता है, नोटिस देना होगा आपको। क्लियर हो रहा है गलतियां किस तरह होती हैं आप लोगों से, जहां आप लोगों को ध्यान जाते नहीं। मैंने कहा ना, देखो एक एक सवाल बाबा का 2-2, 3-3 चैप्टर से होता है। ये पहला जो पॉइंट है ये एक अलग चैप्टर से, सेकंड जो पॉइंट है ये अलग चैप्टर से, ये मीटिंग के चैप्टर से। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन एटलीस्ट 21 days। जी नोटिस पहले नहीं देंगे, पहले ही तो देंगे, लेकिन प्रोसीजर है बाद में। मैंने जानबूझ के लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू पास द अबव रेजोल्यूशन। ऊपर वाला रेजोल्यूशन पास करने के लिए मुझे 21 दिन पहले नोटिस देना। मैंने कहा ना पहले भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं देखा, अगर मैं पहले सेकंड पॉइंट में लिखता हूँ, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता इन ऑर्डर टू पास द अबव रेजोल्यूशन, तो फिर सीक्वेंस आउट हो जाती। मैं पहले बोलता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, फिर बोल रहा हूँ मीटिंग का नोटिस दो, गलत हो जाता। तो मैंने जानबूझ के रेफर किया है पॉइंट नंबर 2 में, इन ऑर्डर टू पास द अबव रेजोल्यूशन, सही है, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू इट्स मेंबर एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग। सही है, ये पॉइंट सबने आप लोगों ने मिस किया। किसी ने सोचा था ये पॉइंट, किसी के जहन में आया था ये पॉइंट, मीटिंग में डिफरेंट लिखा है, वो नहीं ना, चले ये बारीकियां होती हैं। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज टू द रजिस्ट्रार। अच्छा, एक और बात होती है, हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कहीं ऑल्ट्रेशन का जो मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन होता है उसमें SECB या कमीशन की कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इस केस में कंफर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है इन केस ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नो कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम SECB। तो वो पॉइंट आप नहीं लिखेंगे। अगर रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस होगा तो नहीं पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस का मतलब, एलिमिनेशन के बिजनेस में अगर वो जाना चाह रहे हैं तो वो तो पहले, वो तो सेक्शन 42 वाली केस तो अलग है, सेक्शन 42 वाला केस अलग है, ये सेक्शन 42 का केस नहीं है। सेक्शन 42 वाली लाइसेंस वाली कंपनी जो है, अगर आप उसकी बात करें तो उसका केस बिल्कुल अलग है, उसको इससे आप लिंक नहीं कर सकते। सही है। और देखिए ये अगर आप देखेंगे ना ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, तो ये पूरा 1 पेज का सेक्शन है, इसके अंदर बहुत बड़ा सेक्शन है, मल्टीपल इसके अंदर बातें हैं, लेकिन आपने देखिए चूज करनी सिर्फ काम की बात। चौथी बात क्या है, द कंपनी में ऑल, देखिए एक और काम की बात, देखिए मैं पहले काम करता था कंस्ट्रक्शन, मेरा नाम था ABC कंस्ट्रक्टर्स। ये गौर से सुनिएगा, मैं आप लोगों से जवाब लेता हूँ। सही है, ABC कंस्ट्रक्टर्स फॉर से चले लिमिटेड कर दें, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, लिमिटेड कर, सही है। कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा, ख़त्म हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं फूड बिजनेस शुरू करूँ, चलो ऑयल का बिजनेस शुरू करूँ, पेट्रोल पंप्स होंगे मेरे। अब मैं कह रहा हूँ ऑयल का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑयल। मुझे एक बात बताएं, आप बताइएगा, आप क्या ये नाम रेलिवेंट है, अब नाम सही है ये, क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं है?
मैच नहीं कर रहा। कहीं कहीं आपका जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होने से आपको कंपनी का नाम भी चेंज करना पड़ जाता है। ये चीजें आपने सोचनी है। इट में ऑल्सो रिक्वायर द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। जी पहले आप बोले नेम क्लॉज वाली। आप सर अगर जैसे लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट तो कहीं डब्बा आता है वो नहीं, लकी सीमेंट बिल्कुल अलग है। लकी सीमेंट पूरा ग्रुप है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लकी सीमेंट एक अलग कंपनी है, सही है। लकी सीमेंट एक अलग है। डब्बा भी नहीं नहीं, एक सेकंड में बताता हूँ, सही है। लकी कमोडिटीज एक अलग है। लकी वन मॉल वाले अलग हैं, सही है। 3 हो गए। आईसीआई इनकी ग्रुप कंपनी है, वो अलग है। गदून इनकी कंपनी है, वो अलग है, सही है। तब्बा हार्ट एक अलग है। तब्बा हार्ट अलग चलता है। तब्बा हार्ट किसी ने कौन कह रहा है आपको, मैंने ऑडिट किया है यहाँ का। तब्बा हार्ट हो गया, तब्बा किडनी हो गया, तब्बा किडनी इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब अलग है। ये तो अंडर ट्रस्ट है, अलग से ट्रस्ट बनाया है, सेपरेट ट्रस्ट बनाया है। ये लोग तो अपने चैरिटी देते हैं इनको। ये इसकी कंपनियां थोड़ी हैं, ये कंपनियां थोड़ी हैं। दिस इज नॉट अ कंपनी। ये तो अंडर ट्रस्ट चलते हैं। तब्बा किडनी, तब्बा हार्ट, ये मतलब लकी सीमेंट ग्रुप ऑफ कंपनी नहीं। लकी सीमेंट ग्रुप ऑफ कंपनी नाम नहीं है उनका लकी सीमेंट ग्रुप ऑफ कंपनी नाम ही नहीं है। जैसे इससे अच्छी एग्जांपल लेते हैं ना, एंग्रो देखें। एंग्रो की कोई 20 से 25 कंपनीज हैं। एंग्रो ने उस सब कंपनियों को मैनेज करने के लिए कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम ऐसा रखा कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्या नाम है उसका? उसका नाम है एंग्रो कॉर्प, एंग्रो कॉर्पोरेशन। एंग्रो कॉर्प नाम है उसका। ये सारी कंपनियों को मैनेज करता है। ये अल्टीमेट पेरेंट है। ये इससे ऊपर डाउद हरक्यूज है, उस पर हम नहीं जा रहे। ये अल्टीमेट पेरेंट है। सारों की इसके अंदर होल्डिंग है, लेकिन सब अपनी सेपरेट कंपनी है। तो बाज़ वक़्त जो है आपका ये चीज़ आपको जज करनी पड़ेगी। बाज़ वक़्त प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से आपका नाम चेंज होना मैंडेटरी बन जाता है। देखिए कितना ब्रॉड होता है सवाल। एक सवाल कितना ब्रॉड होता है। अगर आप सोचें उसको तरीके से तो ये चीज़ों भी आपको सोचनी पड़ती है। पास है स्पेशल रेजोल्यूशन तो सब लिख के आ जाएंगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। पास है स्पेशल रेजोल्यूशन तो सबको पता है, और रेजोल्यूशन वो रजिस्ट्रार को देना है वो भी सबको पता है। उससे आगे की बात करें, ये वही 3 में से 1, 3 में से 1.5, 3 में से 2 मैक्सिमम वाले जवाब हैं। 3 में से 3 वाला जवाब जो होता है, मैंने कहा ना, कंप्लीट एंड कंसाइज। अच्छा, आखिरी बात क्या था? कंपनी में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी इफ द रजिस्ट्रार रिक्वायर। सो मैंने इफ एंड बट करके बात कर दी। सही है। मुझे नहीं पता कंपनी का नाम जो है जरूरी जानने की जरूरत है नहीं है, मैंने इफ एंड बट क्यों इफ एंड बट करके बात कर दी। 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है। और हमने मैकेरेल लिमिटेड कहा है, फिशरी उसने ऐड नहीं किया। एक चीज़ और देखें, गौर से सुने, इस सवाल को देखें, बल्कि सुननी देखें। अगर यहाँ कहता मैकेरेल फिशरी लिमिटेड अगर लिख देता सवाल के अंदर, तो फिर आप बोलते कंपनी हैज टू चेंज इट्स नेम। आप नाम सजेस्ट नहीं करके आते, लेकिन आप कहते हैज टू चेंज इट्स नेम। ये सवाल वो 10 नंबर का भी पूछ सकता था। 10 नंबर का भी एग्जामिनर आपको, आप परेशान हो जाए इसमें तो इतनी सी बात है 10 नंबर, फिर आपको सारी नेम क्लॉजेस वाली बातें लिखनी होती। नेम चेंज किस तरह होता है ये करना होता है आपको। खुद से करें तो क्या, अगर वो फोर्सफुली कराए तो क्या होगा, चेंज के बाद कितने दिन तक वहां नाम देना है, सारी बातें आपको लिखनी पड़ती। दो चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी आता है, ये भी आता है। अभी सिर्फ 3 नंबर का सवाल था, मैंने सिर्फ चीज को छेड़ दी, बस बात को छेड़ दिया कि अगर रजिस्ट्रार ने कहा तो नाम चेंज करना पड़ेगा। सही है। जब भी 3 नंबर का सवाल था उसने यहाँ पे तंग नहीं किया आपको, फिशरी नहीं लिखा कि ना हो कि बच्चा पूरे 2 पेज लिख के आ जाए इस पे। यही सवाल 10 नंबर का भी हो सकता था। जी थर्ड पॉइंट बता दूं, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। देखिए ये अक्सर गलती करते हैं, विदिन 15 डेज, विदिन 30 डेज, विदिन 15, 13 कहां से भाई? फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। डेट ऑफ चेंज कौन सी होगी? जिस दिन डेट ऑफ चेंज कौन सी होगी? जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है वो डेट ऑफ चेंज होगी। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ वो डेट ऑफ चेंज होगी। ये भी आपसे बात होगा तो हो सकता है सवाल को थोड़ा मोल्ड करता। ये था इस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है, अब बताओ क्या था? आप 30 डेज आप कैलकुलेट करके देते हो उसको, या लिख देते 30 डेज फ्रॉम 30 नवंबर, 30 डेज फ्रॉम 15 सितंबर। 30 डेज में आपको क्या करना है? 30 डेज में आपने क्या करना है, मैं पॉइंट दोबारा पढ़ देता हूँ। आपने रिपोर्ट करना है, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस
विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। अगर मैं इसका छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाऊं, 21 दिन पे अभी आपकी मीटिंग कंडक्ट ही नहीं हुई, 21 दिन पहले आपको मेंबर्स को बुलाना है। क्या करना है? 21 दिन पहले नोटिस देना है, मेंबर्स को बुलाना है, भाई आ जाओ। क्यों आ जाओ? एजेंडा होता है, सही है, टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। नंबर 2 क्या? आपकी मीटिंग का दिन आ गया, सही है, मीटिंग का दिन आ गया, जनरल मीटिंग लिख रहा हूं मैं, सही है, जनरल मीटिंग हो गई आपकी, कंडक्ट हो गई, इसमें आपका क्या हो गया? रेजोल्यूशन पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, सही है। अब इसके बाद क्या करना है? 30 days के अंदर इसको रिपोर्ट करना है टू द रजिस्ट्रार, सही है। ये मेरा एक पॉइंट था, ये मेरा दूसरा पॉइंट था, ये मेरा तीसरा पॉइंट था, 4 में से 3 पॉइंट ये, सही है। चेंज ऑफ नेम वाला पॉइंट जो है वो अलग से मैंने उसको बताया, उसका जो चार्ट में जिक्र नहीं। क्लियर है? नहीं, ये सब्सिडरी कहां से आ गई? इसके अंदर कोई सब्सिडरी नहीं है, ये सब्सिडरी का कोई ये केस नहीं है, इसका सब्सिडी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? हाँ, सबको, कि किस तरह सवाल को सोचते हैं। इस सवाल में अगर रीड द क्वेश्चन में देखूं तो मेरी खैर तो छोटा क्वेश्चन है, 4-5 लाइन होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आप हाईलाइट करेंगे? कौन? क्या लिस्टेड कंपनी वाली बात बेकार है, एमएल बेकार है, मेरी कंपनी का नाम है, सही है। आपके हाईलाइट, अगर मैं इस सवाल को हाईलाइट करूं तो मैं फिश फार्मिंग को हाईलाइट करूंगा, बिजनेस ऑफ फिश फार्मिंग, सही है। एक्सपेंशन के वर्ड को हाईलाइट करूंगा और मैं लिखूंगा इन्वेस्ट इन पोल्ट्री एंड डेयरी और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ये 4 से 5 लफ्ज, पूरी लाइनें नहीं, जुमले नहीं, हाईलाइट करूंगा। अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसको पढ़ने आऊंगा जब सॉल्व करने के लिए, मैं इसको देखूंगा और मैं शुरू हो जाऊंगा, मुझे याद आ जाएगा ये सवाल क्या था। जैसे नंबर 1 अगर मैं कहूं तो मैं बिजनेस ऑफ फिश फार्मिंग करूंगा, एमएल को हाईलाइट कर लूंगा, एमएल मैक्रिल लिमिटेड नहीं किया, एमएल किया मैंने हाईलाइट, फिश फार्मिंग हाईलाइट किया मैंने, एक्सपेंशन का वर्ड हाईलाइट किया मैंने, पोल्ट्री एंड डेयरी को हाईलाइट किया, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी चेंज हाईलाइट किया। आपका सवाल श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया। कोई सवाल ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, कोई सवाल कम होता है, डिपेंड करता है कि आईकेएफ का सवाल, आईकेएफ का एग्जामिनर किस तरह से सवाल पूछता है। बाद वक्त बहुत इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, कहानी सुना देगा, बाद वक्त नहीं देता इतनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसकी सवाल पूछने की टेक्निक पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। ये आप लोगों ने सीखा होगा। आप देखो 3 नंबर का सवाल था, मैंने अगेन बताया, नेम क्लॉज में मैंने कोई बात नहीं करी, सिर्फ मैंने बोल दिया कि भाई अगर रजिस्ट्रार ने कहा तो नाम चेंज करने की जरूरत है। मैंने कुछ भी इसके अंदर एक लफ्ज़ भी मैंने नेम क्लॉज से बात नहीं की। मैंने कहा ना, सवाल की औकात के हिसाब से उसको आंसर करते हैं। 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का ही लिखना है। ये मैंने कितना लिखा है अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना हैंड रिटन, तो ये कितनी, कोई 5, ये बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये कोई 5-6 लाइनें। अरे वो 1.5 लाइन ये, 1 लाइन ये, 2 लाइन ये, इसी तरह बन रही है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। अब 2 पॉइंट आप लोगों ने नहीं सोचे थे इसके अंदर, जो मुझे सवाल से लगा, जिनने सॉल्व किया। सबसे पहला पॉइंट कि आप लोगों ने नेम का नहीं सोचा, सही है। नंबर 2 आप लोगों ने नोटिस का नहीं सोचा, ये वाला नहीं सोचा किसी ने। ये आप लोगों को डेवलप करनी है इंशाल्लाह। ये जो हम पास पेपर करेंगे, जरा जिस तरह मैं ये एक मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन करा, इसी तरह सारे कराऊंगा। तो ज़ाहिर जो हम सारे करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको सोचना ही सिखाना है उसके अंदर, वरना क्या फ़ायदा पास पेपर कराने का। वरना तो आईकेएफ का पास पेपर मौजूद है आप लोगों के पास। कोई सवाल, कोई अप्रोच में कोई मुश्किल हो, कोई आइडिया हो रहा है कि अप्रोच किस तरह में हम लोग काम करेंगे? ये अभी देखिए आप लोग अटकेंगे जब करेंगे सवाल ना, एक दो पेपर जो पास पेपर थे ना अटकेंगे, इसके बाद हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं पास पेपर थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप लोगों को रेकमेंड करता हूं। मैं कहता हूं कि चैप्टर 1 खत्म हुआ, पास पेपर आए ना, आप चैप्टर 1 अभी याद नहीं करना। आप चैप्टर 1 सामने रखें, पहले उसको पूरा पढ़ें, थॉरो रीडिंग, जिस तरह किताब पढ़ते हैं, एक कोई अफसाना पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, उस किताब की तरह पढ़ना है आपने उसको, ताकि वो आपको समझ में आए, आपके लिंकेजेस हो सकें। मीटिंग का चैप्टर ना अकाउंट से रिलेट करता है। अगर आप समझने की सलाहियत रखते हैं तो मीटिंग अकाउंट पूरा, वो कहता है 16 महीने के अंदर एजीएम कराओ पहली, वो कहता है पहले अकाउंट 16 महीने के अंदर दो, वो कहता है अब इसके बाद सब्सिक्वेंटली हर साल एजीएम होगी, वो कहता है सब्सिक्वेंटली हर साल अकाउंट बनेंगे। लिंकेजेस उसकी डेट को उसकी डेट से लिंक करता है। ये लिंकेजेस कैसे डेवलप होंगे आप पढ़ेंगे। आपने चैप्टर खत्म किया, आपने पूरा उस चैप्टर को पढ़ा, थोड़ा सुनिए। तो मैं बोलता हूँ कि चैप्टर को सामने रख के पास पेपर करें। देखिए, हमने याद करना नहीं सीखना, हमने याद तो आप लोग क्लास 1 से कर रहे हैं ना,
याद करना कोई आर्ट थोड़ी है, जो जिस किताब में लिखी हो यहाँ नहीं है बस। याद करना कोई आर्ट तो नहीं है ना, क्या है याद करना, कुछ भी नहीं है, याद कर लेंगे। आपने सॉल्व करना सीखना है। आप मेरे क्या होगा भाई, ये मेरी किताब है, मैंने किताब सामने रखी, ये मेरी किताब, ये मेरा पास पेपर, मैंने पास पेपर पढ़ा, मैंने किताब में ढूंढा, मैं किताब चाहिए यहाँ लिखा है, ये भी सेक्शन है, ये भी सेक्शन है, फिर मैंने सॉल्व किया। शुरू के 3 से 4 चैप्टर आप ये करेंगे मेरे साथ, जिसमें इनकॉर्पोरेशन और इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, ये 3 से 4 चैप्टर आपके पास आ जाएंगे। फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप फिर याद करना शुरू, फिर आपको वो ये अप्रोच भी जहन में बैठिएगी और ये अप्रोच के साथ आप लोग जो हैं वाकिफ भी हो जाएंगे। बिलीव मी, यकीन करें, मेरे कुछ, मैं अगेन बात कर रहा हूँ, मैं 3 बैच सक्सेसफुली पढ़ा चुका हूँ, मतलब वो पूरा मैं 100% मेरा पास कोर्स था, मैंने पढ़ा है। ये चीज़ बच्चे जिन ने अप्लाई की ना, यकीन करें वो कह रहे थे कि सर हमने आज तक इससे पहले इस तरह से सवाल सॉल्व नहीं किया। आई बेट यू ऑल कि इंशाल्लाह आप मेरे साथ इस तरह से इसको सॉल्व करें, आप देखें आपको इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, 110% नज़र आएगी। ये क्लास एंड नहीं हुई है अभी, क्लास एंड नहीं हुई है, 2 बजे तक का टाइम है। सर आसान भी आएंगे अभी, सर आसान से भी अभी मुलाकात होगी आप लोगों की। अच्छा जी, कोई सवाल है तो पूछें, आप लोग खामोश बैठे हैं। जी सर, कितने टाइम पहले लगाएंगे सर? 25 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ये रिफ्रेशर कोर्स है ना, 20-25 दिन पहले हो जाएगा। ये 30 जो कराने को तो फिर 15 जनवरी को भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह आपको डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा उसमें 5 साल के हम पास पेपर करेंगे, जितने भी आए हों वो हमारा नसीब, सही है, जितने भी आए हों हमारा नसीब है, हम करेंगे 5 साल के पास पेपर्स पूरे। जब एक पास पेपर हम करेंगे, एक साल में देंगे 10 मिनट लगे, जब वो पूरी 2 घंटे की क्लास होगी, अगर 10 चैप्टर हैं, 20 घंटे 25 घंटे अगर हम पास पेपर्स को दे रहे हैं, तो आप ये भी तो टाइम लगाए ना, ये भी तो आप टाइम लगाएंगे ना। क्योंकि मैं जब पढ़ता भी था ना, मैंने चीज़ नोट करी है कि टीचर 1-2 पास पेपर करा के आगे निकल जाते हैं या कुछ करा दिए, लेकिन मेरे हिसाब से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ फेलियर यही है। नो मैटर आप किसी भी टीचर से पढ़ लें, किसी भी किताब से पढ़ लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ही नहीं है, या आपको पास पेपर ही कवर करना नहीं आता, तो क्या फ़ायदा आपको किसी भी किताब से पढ़ने का। बच्चे किताबों में उलझे हुए होते हैं, आप लोग ना किताबों में फंसे हुए। अभी भी मैसेजेस ये यार दे स्टडीडेक्स रिलायबल है, आप कौन होते हैं टेस्ट करने वाले किताब को? आप क्यों इतना जोर दे रहे हैं अपने ऊपर कि आप टेस्ट कर रहे हैं किताबों को? एक टीचर से दूसरी चीज़ की किताब के बारे में पूछते हैं कि वो किताब से पढ़ लें, वो किताब से पढ़ लें। अब भाई उसने इतना तो सही लिखा होगा कि आप पढ़ के पास हो जाएं उसको, आप इस पर फोकस ही ना करें। आप ये 2 चीज़ों में फोकस करें, अंडरस्टैंड द लॉ, और उस पर जो मैंने मिटा दिया है आप उस पर तो फोकस करें एक दफ़ा, फिर आपका देखिए पेपर कैसे निकलता है, ये 110% निकलेगा। मेरा अपना तजुर्बा रहा है, मेरा अपना कज़न जो है उसका इस दफ़ा तीसरे अटैम्प्ट में निकला जाके, हो जाता है ऐसा। 2 अटैम्प्ट से वो यही था, पहले अटैम्प्ट में उसके दूसरे पेपर निकले, वो एक रुका, उसने कहा लॉ है कोई बात नहीं दे दूंगा नेक्स्ट में रुक गया, पढ़ता नहीं था 48, फिर तीसरे में आया तो उसने तरीके से पढ़ा, निकल गया। तरीके से पढ़ना होता है, देखिए फॉलो करना होता है आपको। ये मैं कह रहा हूँ ये अप्रोच बहुत तंग करेगी शुरू में, 1-2 चैप्टर में बहुत तंग करेगी कि ये हो नहीं रहा, ये क्या है, लेकिन आप 2 चैप्टर निकाल दें, इनकॉर्पोरेशन में ज़्यादा सवाल आते हैं, 2 से 3 चैप्टर मेरे साथ निकाल दें, फिर ये आप थ्रू हो जाएंगे। मैं मुझे 1 मिनट दें ज़रा, अच्छा ये मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ, किताब के नोट्स हैं, ये नोट्स आप लोग जो हैं बांटें, इसको अपने पास लें, ये लीजिए, ये उसके कुछ पेजेस हैं, ये उसके कुछ पेजेस हैं, ये चैप्टर नंबर 1 है। 10-15 मिनट हम पढ़ेंगे इसको, फिर सर आसान आएंगे 5-10 मिनट के लिए, फिर जो है क्लास ऑफ हो जाएगी इंशाल्लाह 2 बजे। आसान को सर आसान को एक काम है, बुला रहा हूँ आगे से। देखिए आप लोगों की कमिटमेंट बहुत मैटर करती है, आप लोगों की कमिटमेंट बहुत मैटर करेगी। पास और मैं कह रहा हूँ तो करके आएँ, देखिए नहीं करके आएंगे ना, एक नुकसान होगा सिर्फ, जब वो पर्टिकुलर चीज़ डिस्कस हो रही होगी ना, तो आपके पास मटेरियल नहीं होगा डिस्कस करने का। आप खुद से करेंगे। लॉ में क्या होता है, अभी मेरे बच्चे बहुत सारे आ रहे थे, सर वो मैंने तो सब कुछ किया हुआ है, मैं पढ़ लूँ, मैं कह रहा हूँ पढ़ लूँ, लेकिन यार जब आपको यही नहीं पता चलेगा, आप अब एक चीज़ सोचें, आप 2 दफ़ा में नहीं पास कर सके, मसला आप में आई कैप में, आप में ना, जो मसला आइडेंटिफाई नहीं होगा तो कैसे होगा? अब आइडेंटिफाई होता कैसे? पढ़ के होता है, पढ़ के होता है। मैंने आज तक, मैंने जब मैं फेल हुआ हूँ मैंने रिफ्रेशर लिया, पहले तो मॉड्यूल सिस्टम होता था, सुना होगा आप लोगों ने,
मैंने हर पेपर का रिफ्रेशर लिया और मेरे मेजॉरिटी पेपर, मेरे 8 या 9 पेपर पूरे सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले और इतने ही पेपर सेकंड अटेम्प्ट में निकले। 2 पेपर थे जो एक तीसरे में एक चौथे में निकला, बाकी मेरा फर्स्ट सेकंड में ही निकला। और सेकंड में क्यों निकलता है? जो आप रिफ्रेशर लेते हैं। अगर आप छोड़ दे नहीं मैं पढ़ लूँगा, मुझे तो सब आता है, आता तो कैसे फेल हो गए? एक होता है आपसे पेपर पूरा नहीं हुआ, आप गए, आपने 60 नंबर का पेपर किया, आपके 30 नंबर है, आपने कहा चलो सही है मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग का मुझे नहीं पता, आप पूरे पेपर करके आपके 35-40 आ रहे हैं, तो ये क्या कोई मसला है? बिलो 40 मीन्स अंडरस्टैंडिंग के इशूज़ हैं, ये चीज़ सुन लें सब। अगर आपके नंबर बिलो 40 हैं, इट इज़ अ सीरियस इशू, अंडरस्टैंडिंग के इशूज़ हैं, आपका ड्राफ्टिंग के इशूज़ हैं। ड्राफ्टिंग के हम अक्सर कहते हैं सिर्फ ड्राफ्टिंग नहीं होता यार, ड्राफ्टिंग के पीछे अंडरस्टैंडिंग भी तो है। अभी मैंने ये सवाल आप लोगों ने सॉल्व करा, कितने लोगों ने 2 पॉइंट सोचे थे, वो नंबर 1 और नंबर वो नेम वाला, सोचा ही नहीं किसी ने, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है लॉ की, सिर्फ ड्राफ्टिंग। थोड़ी ड्राफ्टिंग की बेस क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। जब यही नहीं होगी तो फिर ड्राफ्टिंग कैसे होगी? ये चीज़ें कि यार ये जब आपकी चीज़ें गलती आइडेंटिफाई नहीं होगी ना, और अब देखिए अबव 45 to 50 मैं कहता हूँ 19-20 कोई गलती हो रही है, 19-20, या तो आपके कोई स्ट्रक्चर में आप गड़बड़ कर रहे हैं, या आपका कोई बैड लक हो रही है, आप छोड़ रहे हैं। पेपर अक्सर होता है आपके 45 आपका पन्ना नंबर का छूट रहा है। ये पन्ना नंबर कैसे बचते हैं? इन्हीं चीज़ों से बचते हैं जो मैंने बताया अप्रोच। सवाल को औकात के हिसाब से एड्रेस करें, उसके औकात उसके नंबर्स होते हैं। आंसर शुड नेवर बी शॉर्ट, इट शुड बी कंप्लीट एंड कंसाइज। हर सवाल का अपना कंप्लीटनेस एंड कंसाइजनेस का लेवल होगा। वो लेवल आपने वो उस लेवल तक पहुंचना है इंशाल्लाह 2-3 चैप्टर बाद। अभी नहीं पहुंचेंगे, मैं खुद कह रहा हूँ कि अभी आप 1-2 चैप्टर स्ट्रगल करेंगे, 1-2 चैप्टर बाद आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि आपको ये तीनों इससे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। और जिस दिन आप यहाँ पहुँच गए, या आप बिलीव मी, आप उसके बाद आप फंसेंगे ही नहीं पूरे लॉ में। आप ये करें। अगर कोई दूसरे टीचर से भी आप जैसे सर नुमान भी कर रहे हैं, आप इस अप्रोच को फॉलो करें, उनकी भी फॉलो करें, इसको अप्रोच को फॉलो करें। अगर वो कोई सवाल आप मुझसे चाहते हैं कि सर आप ये चेक कर दें, मैं कर दूंगा, आई एम देयर। ऐसा नहीं कि ये एरिया सर नुमान पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं समझाऊंगा उसकी। कोई भी आप ऑफ द क्लास आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ऑफ द क्लास। अरे वो क्लास में 2 चीज़ सर नुमान पढ़ाएंगे, ऑफ द क्लास आपको लग रहा है कि यार सर ये मुझे मैं नहीं उस वक्त समझ पाया, मैं नहीं आया था, या मुझे सही समझ में नहीं आया, या मैंने ये पास पेपर किया, आप मुझे देख के बता दें इसमें क्या है। तो मेरे पास सब सॉल्व मौजूद है, मेरे पास सारा सॉल्व अपने पास मेरा मौजूद है। तो वो जो है ये तो उसमें से मैं एक पेज फाड़ के ले आया। तो वो जो है आप लोगों को ऐसा कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर पास पेपर्स, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल साथ दे दें। पढ़ा हुआ तो मैं पहले भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल साथ दे दें। बिल्कुल कोई पास पेपर में फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू स्कीम और पुरानी स्कीम में पास पेपर में क्या फ़र्क पड़ेगा? यार जो चीज़ ऐड हुई है, बाइंडिंग के पास पेपर आपको नहीं है, बाइंडिंग के पास पेपर मैं दूंगा आपको सीए फाइनल से निकाल के, जो कैफ लेवल के मुझे लगते हैं वो मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। मॉर्गेज एंड चार्जेस पहले पूछा जाता था, वो मौजूद है पास पेपर उसके, ये तो पहले भी था। इसके और पीछे के पास पेपर भी मिल जाएंगे। कोई अच्छे सवाल दिखेंगे मुझे 2008, 9, 10, 11, 12, 13 में, वो भी दे दूंगा, क्योंकि मॉर्गेज एंड चार्जेस चेंज नहीं हुआ। मॉर्गेज एंड चार्जेस जो है वो चेंज नहीं हुआ। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ हम देखते हैं, एक छोटी सी, जब तक सर आसान आते हैं, अभी टाइम हमारे पास है, इसको खोलें, नोट्स को खोलें जरा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस 2 बजे तक का है, 2 बजे तक ही है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि कितने फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस होते हैं? अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाह रहा है तो क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं उसके? क्या सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? नहीं, सिंगल मेंबर एक अलग, एक पर्सन होगा। मेंबर, सिंगल मेंबर अगर आपने लिख दिया ना, समझे आप वो सिंगल मेंबर कंपनी को आपने रेफर कर दिया। अगेन ये छोटे छोटे ब्लेंडर्स होते हैं, ये अगेन किसी से भी यूज हो सकते हैं, ये सब ये होते हैं, ये यही होते हैं ज़्यादातर। आपका एक लफ्ज़ वो पकड़ के ना आपको नंबर काट देता है वो। अच्छा, और पार्टनरशिप, चले पार्टनरशिप तो पूरा सेपरेट हम बिजनेस लॉ में आप लोग देखेंगे। तीसरा आपने क्या बताया? कंपनी। सही है। अरे देखिए, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस। कितने? देर आर 3 फॉर्म्स। अच्छा, ये बात ना बेसिक्स आप लोगों को बड़ी बोरिंग लगती है कि सर ये क्या, ये तो मुझे पता है। चीज़ें लिंक कर रही होती हैं, पता है आपको, पता भी नहीं होता कि चीज़ें कहाँ से कहाँ लिंक करी होती हैं। चैप्टर नंबर 1 इतना, चैप्टर नंबर 2 तो मैं कहता हूँ, जैसे कहते हैं ना, शहर रह गए पूरे कंपनी लॉ की। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन नहीं समझा, आपने कुछ भी नहीं समझा। वो अगर आपने मिस कर दिया तो आपने मैनेजमेंट भी मिस कर दिया। बहुत लिंकेजेज हैं उसके। तो
अच्छा, सबसे पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटर। अच्छा देखिए, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जोड़िया बाजार की दुकान है मेरी, जोड़िया बाजार में मेरे अब्बू की दुकान है मिसाल के तौर पे, तो वो क्या कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर है। मैं और आप मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं, सही है, कोई भी XYZ बिजनेस हम चला रहे हैं, ये क्या है जी? पार्टनरशिप है, सही है, हम दोनों पार्टनर्स हैं, सही है। अगर हम 3 मिलके कोई कंपनी बनाते हैं तो ये क्या है? कंपनी है। अगेन मैं इसको एक करके भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ ना कि लॉ में ना कोई चीज़ ना बेकार नहीं लिखी होती, कोई चीज़ बेकार नहीं लिखी होती। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर मैं इसके अंदर बहुत की वर्ड है, आप लोग सब बहुत अटेंटिवली इसको पढ़ें। मैं इसको पढ़ के देखता हूँ कि पहले आप लोग वो चीज़ समझते नहीं समझते। सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर इज एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स हिज और हर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस चलाता है वो, जिस तरह मैंने आपको एक दुकान की एग्जांपल दी। द लॉ डज नॉट रिकग्नाइज द बिजनेस, द लॉ ओनली रिकग्नाइजेज द इंडिविजुअल हु रन्स इट। कोई ये बंदा कोई लाइन समझा देगी मुझे कि लॉ कहता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं पहचानता, मैं आपको पहचानता हूँ। ये क्यों कह रहा है? लायबिलिटी। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, सोल ट्रेडर जो होते हैं वो उनकी वो नहीं होती, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। सही है। और कोई? नेचुरल पर्सन। आप? अस्सलाम वालेकुम सर, आइए आइए। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? कैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। चलें जी, सर आसान भी आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया कि शेयर करेंगे, ये तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं इनको। सर थोड़ा सा आप एक गाइड करें बच्चों को। रीज़न ऑफ फेलियर मैंने कुछ बताए थे, कुछ आप बताएं। सही, थैंक यू सर। मैं सर को सुन रहा था घर से, जिस तरीके से सर माशाल्लाह लाइव क्लास को लेकर चल रहे थे। तजुर्बा आपने देख ही लिया होगा, और गिरफ्त के सर ने जैसे बताया कि सारे सल्यूशंस इन्होंने अपने हाथ के जो इनके बने हुए हैं वो सब मौजूद हैं। चले, 2 चीज़ें जो मैं हमेशा फील करता हूँ इस पेपर, मतलब लॉ के पेपर से रिलेटेड ना, और कोई भी थ्योरी का पेपर हो, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि सर देखें, कुछ भी हो, आईकेप का पेपर होता है। आईकेप को पता है किस तरीके से घुमा के पूछना है, सीधा पूछना है, सीधी चीज़ में कैसे शरारत डालनी है। सर उसको देखें, वही बंदा ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है जो कि खुद इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हो। सही है सर। मैं और आप क्रिकेट पे कितने भी बाहर से बैठ के कमेंट्री कर लें, लेकिन हमें नहीं फीलिंग आती कि यार उस टाइम पे हसन अली के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या हालत होगी जो उसने कैच। सर तो देखें, क्योंकि हमने कभी उस लेवल पे गई नहीं है ना सर। इसी तरीके से सर अगर एक CA और वो लॉ पर आता है तो उसको एक तो देखें होती है क्लासरूम टीचिंग, वो तो कोई भी करा सकता है, लेकिन सर एक होता है कि जो CA जो खुद पेपर में बैठा हुआ है ना, उसको अंदाज़ा है कि यार आईकेप की क्या शरारतें होती हैं। मैंने जब अपने टाइम पे लॉ दिया था, सर का शायद मुझे नहीं पता, मेरे टाइम पे मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ अलग होता था 2010 में, सही है। और आप यकीन माने, कंपनी लॉ का जो पेपर होता था ना, उसमें तो एग्जामिनर हमें वॉक ओवर दे देता था। इतना आसान होता था पास करना इसको, मतलब हम मॉड्यूल D में जब उस टाइम पे होते थे, और सबसे आसान पेपर, मतलब मेरा तो ऑप्शन में ना एक्सीडेंट हुआ था, और यकीन माने मैंने सिर्फ मुश्किल से 3-4 दिन पढ़े थे। और अच्छा, उस टाइम पे 1-2 अटेम्प्ट में ग्रेडिंग सिस्टम भी सर आईकेप देता था, पास अगर आप हो जाते थे तो उसमें मेरा आ भी गया था B ग्रेड मतलब 60 अबव। तो उसका पॉइंट क्या है सर? पॉइंट ये था कि सर देखें, पता था हमें किस तरीके से पेपर करना है। और आज भी मैं समझता हूँ 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा रीज़न ऑफ फेलियर होती हैं कि बच्चा लॉ को पढ़ना नहीं जानता, सही है। लॉ उसको एक तो पढ़ना सिखाना है, दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली एक वो बन गया है कि चीज़ को बहुत ज़्यादा बोरिंग बना दिया जाता है और कहा जाता है रट्टा मार लो। हर चीज़ रट्टा नहीं मारी जा सकती, अपने अल्फाज में लिखना सिखाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राफ्टिंग। बच्चा सर थ्योरी में ड्राफ्टिंग कर ही नहीं पाता। मैं तो खैर अकाउंटिंग जब पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कुछ IAS के अंदर ड्राफ्टिंग होती है, तो सर बच्चा क्या करता है, सवाल का पूरा सिनेरियो कॉपी पेस्ट मार देता है आंसर में। भाई उसको पता है, उसके दिमाग में वो अक्षय कुमार वाली बात आती है कि हाँ मालूम है अपने, तो तुमको क्या करना है सर, वो किस तरीके से लिंक करना है पूरे सिनेरियो को, किस तरीके से पूरा कहानी छापने की जरूरत नहीं है। आप उसका भी टाइम, जैसे सर भी कह रहे थे ना कि टाइम जाया करते हो अगर आप 5 पेज इस पे जाते हो, तो इसको जरा समझें। हमारा फोकस भी होगा कि एक तो आपको लॉ का पढ़ना सिखाएं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी ड्राफ्टिंग सिखाएं। सही है सर, ड्राफ्टिंग लिखना सीख जाओगे
और सर भी इस बात को सेकंड करेंगे कि सर अगर जिसको सीए में अपने अल्फाज में लिखना आ गया, चाहे कोई भी पेपर हो, उसका सीए बहुत आसान हो जाता है। यकीन मानो मुझे थ्योरी के पेपर ने ऐसा सच कभी भी तंग क्यों नहीं किया, क्योंकि यार मुझे समझ आ गया था अपने अल्फाज में लिखना है। तो अगर आप रट्टे पे जाओगे ना तो अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाओगे। हाँ, कुछ चीज़ें याद करनी पड़े। अब सर की मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी, सर कह रहे थे कोई 5 नंबर की कोई चीज़ आती है, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वाली ना, और उसको सर कहते थे ना, मैं बच्चों को कहता हूँ कि उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। बच्चों को पता होगा टैक्स के अंदर, जब मैं बच्चों को एक बात बताता हूँ कि यार टैक्स के अंदर वो एक आती है, क्या कहते हैं उसको, रिटर्न असेसमेंट अपील वाली चीज़ें, सही है। अब बच्चा आता है सर टैक्स नहीं संभल रहा है, एंड में बता दे, मैं कहता हूँ यार वो थ्योरी साला जब से हम पढ़ रहे थे ना उस टाइम से बहुत अजीब सी थी, रिटर्न असेसमेंट अपील वाली। तो मैं कह रहा था कि यार वो थ्योरी बच्चा याद करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। और तो ये टीचर की सर जिम्मेदारी है कि आपको बताए कि यार ये चीज़ है, इस पर इतना फोकस, इस पर इतना फोकस। अब तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सर आईकेप ने यकीन मानो कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ अलग किया है, तो कंपनी लॉ तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से पहले सर बड़े आराम से निकलता था, मतलब जिस टाइम पे मैं सीए कर रहा था ना, कि यार उस टाइम पे तो मतलब जब मैंने कैफ दिया है फाइनल में तो सर उस टाइम पे एक तो लैब्स था, लैब्स की आखिरी अटैम्प्ट थी, दूसरा मसला ये भी था कि यार कोई सजेस्टेड आंसर नहीं, सिर्फ एग्जामिनर कमेंट्स आते थे। तो मैं आपको बताऊं ना, एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर वो कहता था इस पेपर का सबसे ज़्यादा अच्छा पासिंग रेशो था, तो वही था सर। और दूसरी मैंने कहा ना कि सर यहाँ पे एक तो ड्राफ्टिंग सिखानी है आपको, टेक्निकलिटीज सिखानी है, और हम इस पर इंशाल्लाह फोकस करेंगे कि आपको लॉ पढ़ना सिखा दें, क्योंकि सर ये पेपर समझें एक बेस पेपर है, सबसे इम्पोर्टेंट इज लॉ पढ़ना, क्योंकि सर आगे जब ये आएगा है ना सीए फाइनल में, यकीन माने सीए फाइनल का सबसे गंदा पेपर है ये। मतलब क्यों सर सबसे गंदा पेपर, पास करने के लिहाज से सर, हालांकि अब ओपन बुक हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो लॉ भी नहीं दे रहे डर के मारे, सर बाकी सब दे देंगे, एंड में देंगे एमएसए के साथ लॉ। क्यों सर? क्योंकि नहीं सर ये इसके चक्कर में रिजल्ट ख़राब हो जाएगा हमारा, हम शुरू में ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि सर बेस नहीं बनी हुई थी। अब इंशाल्लाह यहाँ पर आपकी बेस बनाएंगे ताकि आगे वो पेपर निकालना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। बाकी सर ने माशाल्लाह बहुत सारी बातें की कोर्स एलोकेशन के हवाले से, वो भी हम आपको बता देंगे। सर ने जो बताया तकरीबन वही है, सही है। 5% ऊपर नीचे जाए, सर ने अगर 15 का तो हो सकता है मेरा 20 हो जाए, 12 हो जाए, सही है। सर का 40 से 45 हो जाए, सर नुमान का ये हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन हम तीनों अल्हम्दुलिल्लाह सीएज हैं। सर तो माशाल्लाह कोई पिछले 3 अटैम्प्ट से ये पेपर पढ़ाते हुए आ रहे हैं। मैं जो है लॉ का पेपर अफेक्टिवली देखा जाए तो पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, बड़े सब्जेक्ट से मैंने तैयारी बहुत पहले से शुरू की हुई थी फ्रॉम फाइनल पर्सपेक्टिव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सर नोमान वो माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो SECP में डायरेक्टर लेवल तक गए हुए, सही है। SECP में माशाल्लाह डायरेक्टर लेवल तक गए हुए, सही है। हाँ, मतलब मुझे याद है कि हम जब स्टूडेंट थे तो सर नोमान पढ़ाते थे उस टाइम पे लॉ, सही है सर। तो वो इनका एक अलग माशाल्लाह तजुर्बा है। और मैंने कहा ना सर देखें प्रैक्टिकल, उसी एक तो CA फेस से गुजरे हुए, उसके बाद उसी पेपर में, मतलब वो कहीं कमिश्नर वगैरह FBR वगैरह में इधर उधर नहीं थे, वो कहाँ थे सर, वो SECP में थे। मतलब यही लॉ की उसमें उन्होंने माशाल्लाह जो है वहाँ पर वो डायरेक्टर लेवल वगैरह के लेवल पे गए हुए थे, उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ से छोड़ा। तो सर इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह उनके पास भी बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो इंशाल्लाह जब हम साथ चलेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और इंशाल्लाह रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। किसी का कोई सवाल ऑनलाइन से? कोई सवाल किसी का फिजिकल से? सब चीज़ें सबको क्लियर है? तो सर इंशाल्लाह फिर आपको जो है क्लासेस का टाइम पता चलेंगे। इनिशियली सर बुरहान लेकर के चलेंगे, सही है, और उसके बाद इंशाल्लाह ग्रेजुअली सर नोमान की और मेरी क्लासेस इंशाल्लाह लगती जाएंगी। तो कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हमें मैसेजेस कर सकते हैं, नंबर हमारे आप लोगों के पास हैं, सर बुरहान का भी है और मेरा भी है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। अब नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को जो है सर बुरहान की, उसमें इंशाल्लाह आप लोगों से होती है मुलाकात। सर थैंक यू। सर व्हाट अबाउट, एक बच्चे का सवाल है ऑनलाइन में कि व्हाट अबाउट FIR1 टैक्स एंड बहुत लॉस। बेटा देखें, मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपकी ये अफेक्टिवली देखा जाए कैफ 1 से लेकर 8 तक में कोई भी पास नहीं है, एक भी पेपर पास नहीं है, तो आप ये जा सकते हैं इस अप्रोच पर। बट थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आपने पहले अगर लॉ पढ़ा हुआ है तो आप जा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा BM BS भी पास है,
इस अटेम्प्ट में फिर आप कह रहे हैं हम 4 पे जाएंगे, तो अगले अटेम्प्ट में आपके पास हो जाएंगे अपना कॉस्ट, ऑडिट और FAR 2। सही है, पुरानी स्कीम के हिसाब से आप 7, 8, 9 देना चाह रहे हैं, सही है। अगर आपने वो किया हुआ है तो मतलब आपके ऊपर, देखें आप कोई एक लॉ लें और दूसरा जो है ना FAR 2 या दोनों लॉ लें, अगर आपको लगता है आप थ्योरी बहुत सारी, क्योंकि इस अटेम्प्ट में 2 पेपर थ्योरी के आपके पास हो जाएंगे और एक आधा टैक्स का भी थ्योरी का पोर्शन है, तो 2.5 पेपर आपके पास इफेक्टिवली हो जाएगा थ्योरी का। लेकिन अगर आपने पिछले अटेम्प्ट में लॉ दिया हुआ और आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई और सवाल किसी का? चले, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एक्सर्वेंट टैक्स, ईमान बेटा वही है जो अभी मैंने इनको बताया कि जो है अगर आपको लगता है और आपने आप FAR 1 टैक्स, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ साथ दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके वो क्या है, कि अगर आप 2.5 थ्योरी एक साथ मैनेज कर सकते हैं तो यस यू कैन गो फॉर इट, वरना फिर आपको किसी एक को FAR 2 से बदलना पड़ेगा, लेकिन वो भी तब FAR 2 या कॉस्टिंग से वो भी तब जब आपने पहले FAR 1 पढ़ा हुआ हो। अगर आपने पहले FAR 1 नहीं पढ़ा हुआ तो आप FAR 1 और FAR 2 भी साथ नहीं दे सकते। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।